एक्स्ट्रास डेथ, आई एम द सोन ऑफ हेडीज। अध्याय 151। क्या, कैसे? फेलिक्स ने नियो को घूर कर देखा, स्तब्ध। तुम स्टूडेंट काउंसिल में कैसे शामिल हो गए? उन्होंने मुझसे संपर्क किया और मुझे परीक्षा देने की पेशकश की। रुको रुको रुको, सब कुछ शुरू से ही समझाओ। नियो लगभग आह भरना चाहता था। उसने दिन की घटनाओं को याद किया। आह, जैक सही था। जब हम तुम्हारे साथ होते हैं तो कुछ भी सामान्य नहीं होता। मैं तय नहीं कर पा रहा हूं कि मुझे आश्चर्य होना चाहिए कि स्टूडेंट काउंसिल पहले तुम्हारे पास आए, या मुझे पूछना चाहिए कि तुमने इतनी आसानी से परीक्षा कैसे पास कर ली। नियो ने अपनी आंखें घुमाईं। फेलिक्स के चिल्लाने के बाद कि वह स्टूडेंट काउंसिल में कैसे शामिल हुआ, कैफेटेरिया में बड़बड़ाहट और नियो की ओर इशारा करने वाली उंगलियों से भर गया। उसने अवांछित ध्यान को अनदेखा किया और अपना पेट भर लिया। दिन बिना किसी आश्चर्य के समाप्त हो गया। नियो अपने बिस्तर पर लेट गया। रात हो चुकी थी। उसने अपनी आंखें बंद की और डेथ स्किल को सक्रिय किया। उसका संतुलन बदल गया और वह टाटेल शहर की इमारत के अंदर दिखाई दिया। 3 महीने पहले, जब नियो और अन्य स्फिंक्स से मिलने गए, शार्लोट ने कागजी कार्रवाई पूरी की। उसने कलम नीचे रख दी और अपना चश्मा उतार दिया। अपनी आंखें मलते हुए वह कुर्सी पर वापस लेट गई। जब वह आराम कर रही थी तो कठपुतली नौकरानियां कमरे में दाखिल हुईं। मास्टर, आपने बुलाया? हाँ, चून की कागजी कार्रवाई पूरी हो गई है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं वह काम पूरा करूंगी जिसे मैं अब तक टालती रही हूं। शार्लोट खड़ी हुई और अपना कोट पहना। उसने सीटी बजाए। एक पल बाद विशालकाय फीनिक्स आसमान से नीचे आया और उसकी खिड़की के बाहर इंतजार करने लगा। पौराणिक जानवर अचानक छोटा होने लगा। यह मुट्ठी जितना छोटा हो गया और कमरे में उड़ने के बाद शार्लोट के कंधे पर बैठ गया। ज़्यूस कबीले के मुख्यालय के लिए एक पोर्टल बनाएं। मास्टर, बड़ी कठपुतली नौकरानी, जिसके कान में बैंगनी बाली थी, हिचकिचाए। हमें उनके मुख्यालय के अंदर एक पोर्टल खोलने में समय लगेगा। अगर हम सावधान नहीं रहे तो उनकी रक्षात्मक संरचना हमें किसी अज्ञात आयाम में फेंक सकती है। उत्तर सुनते ही शार्लोट ने नाक सिकुड़ी। इतनी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम गुप्त रूप से उस जगह में घुसपैठ नहीं कर रहे हैं। उनके दरवाज़ों को बलपूर्वक तोड़ दो। कठपुतली नौकरानियों ने सिर हिलाया। अगर उन्हें अपने पोर्टल या अपनी दिव्य ऊर्जा के हस्ताक्षर को छिपाने की चिंता न करनी पड़े तो काम बहुत आसान हो जाएगा। दोनों ने अपने हाथ पकड़े और एक मंत्र का जाप किया। हवा में दिव्य ऊर्जा का संचार हुआ। ऊर्जा के चांदी के कण चमक उठे। शार्लोट और कठपुतली नौकरानियों के शरीर टिमटिमाने लगे और अचानक वे एक भव्य शहर के ऊपर आसमान में तैर रहे थे। फीनिक्स का आकार बढ़ गया और गिरने से पहले उसने उन्हें अपनी पीठ पर पकड़ लिया। हफ हफ, मास्टर, यह ज़्यूस कबीले के मुख्यालय के लिए सबसे नज़दीकी पोर्टल है। ये काफ़ी अच्छा है। शार्लोट ने अपने नीचे के शहर पर ध्यान केंद्रित किया। उनके अचानक प्रकट होने और अनधिकृत रूप से मुख्यालय में प्रवेश करने के प्रयास ने शहर को बंद कर दिया। लोग इधर उधर बिखर रहे थे और तैनात गार्ड अपने हथियार तैयार कर रहे थे। उन्हें जला दो। फीनिक्स ने उसकी आज्ञा का पालन किया। उसने अपने मुंह से विशाल लपटें उगलने से पहले एक तीखी चीख निकाली। शहर को ढकने वाले अदृश्य अवरोध ने लपटों को रोक दिया। फीनिक्स के अथक हमलों के कारण अवरोध टूटने लगा। उच्च पदस्थ देवता शहर से बाहर उड़ गए। कृपया रुकें, आप हम पर हमला क्यों कर रहे हैं? डेमिगॉड अकादमी के प्रिंसिपल, अपने कबीले के बुजुर्गों को बाहर निकालो। आपके पास 10 सेकंड हैं। शार्लोट ने अपना हाथ हिलाया। सैकड़ों विशाल आग के गोले आकाश में प्रकट हुए, ज़्यूस कबीले पर गिरने के लिए तैयार। यह ज़्यूस कबीला है। आपकी हिम्मत कैसे हुई? 10। इसे अभी बंद करो। भले ही आप डेमिगॉड अकादमी के प्रिंसिपल हों, ये सीमा पार करना है। 4। क्या आपने अभी गिनती छोड़ दी है? 1 और 0। आग के गोले उल्का बौछार की तरह गिरे। ज़्यूस कबीले का रक्षात्मक गठन बिखर गया। दर्जनों इमारतें नष्ट हो गईं और शहर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। सैनिकों के चेहरे सख्त हो गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि शार्लोट वास्तव में उन पर हमला करेगी। अभी तक कोई नहीं मरा है। हालांकि मैं अगले हमले के लिए ऐसा ही वादा नहीं कर सकता। अपने कबीले के बुजुर्गों को बाहर निकालो या परिणाम भुगतो। जैसे ही शार्लोट विशाल आग के गोले की एक और बौछार करने वाली थी, एक बूढ़ा आदमी शहर से बाहर उड़ गया। उसकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी और उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। तुम अपनी उम्र के हिसाब से बहुत ज़्यादा उग्र हो, शार्लोट। जब युवा तुम्हें इस तरह देखेंगे तो क्या सोचेंगे? वह शार्लोट के सामने तैर गया। शार्लोट ने उसे जानलेवा इरादे से घूरा। क्या तुम मेरी अकादमी में जो कुछ भी किया उसके लिए इस तरह माफ़ी मांगने जा रहे हो? हाँ, तुम इसके लिए यहाँ हो। तुम मुझे फ़ोन कर सकते थे। बूढ़े आदमी ने अपने सैनिकों की ओर देखा। तुम सब जा सकते हो। मैं यहाँ से स्थिति को संभाल लूँगा। लेकिन एल्डर पुतिन, चले जाओ। सैनिकों को बुजुर्ग की मुस्कान के पीछे दबा हुआ गुस्सा महसूस हो रहा था। वे आदेशानुसार पीछे हट गए।
अकेले आसमान में ज़्यूस कबीले के बुजुर्गों में से एक वोरेन पुतिन ने अपना मुंह खोला। क्या हम इस बातचीत को किसी बेहतर जगह पर जारी रखें? ठीक है, शार्लोट ने अपनी उंगलियां चटकाईं। कठपुतली नौकरानियों ने शार्लोट और वोरेन को एक दफ्तर में टेलीपोर्ट कर दिया। हो, हम अभी कहाँ हैं? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। शार्लोट ने वोरेन को घूर कर देखा। यह अजीब है वोरेन, मैं तुम्हें मेरे बच्चों में से एक को मारने की कोशिश करने के लिए माफ़ी मांगते नहीं देख रही हूँ। तुम्हारा मतलब नियो हारग्रेव्स है? वोरेन ने ठहाका लगाया। मैंने नहीं सोचा था कि तुम सिर्फ एक छात्र के लिए हमारे मुख्यालय पर हमला करोगे। वह इतना महत्वपूर्ण भी नहीं है वोरेन, शार्लोट ने धीरे से कहा, उसकी आवाज़ में जानलेवा इरादे झलक रहे थे। मेरे बच्चों को फिर से छुओ और तुम अकादमी के साथ युद्ध करोगे। पहली बार वोरेन के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। उसे लगा था कि शार्लोट बस गुस्सा कर रही है। हालांकि युद्ध की धमकी ने चीज़ों को अलग बना दिया। सिर्फ एक बच्चे के लिए? वह भगवान के कबीले से भी नहीं है। शार्लोट ने जवाब नहीं दिया। हालांकि उसकी निगाहें बहुत कुछ बोल रही थीं। वह खाली धमकी नहीं दे रही थी। शार्लोट ने नियो को लुकास के विश्वासघात के खिलाफ कोई समर्थन देने से मना कर दिया था। लेकिन यह नियो को धोखा देने के लिए किया गया झूठ था। नियो के पास ऐसे दोस्त और परिवार थे जो उसकी परवाह करते थे। वह आसानी से उन्हें हल्के में ले सकता था और कुछ काम करना शुरू कर सकता था, यह मानते हुए कि उसे कभी भी नतीजों का सामना नहीं करना पड़ेगा। यही कारण था कि शार्लोट नियो के साथ ऐसा व्यवहार करती थी जैसे कि वह कुछ खास नहीं था। फिर भी इसका मतलब यह नहीं था कि वह ज़्यूस कबीले को छोड़ देगी जब उन्होंने उसे मारने की कोशिश की। नियो ने चारों ओर देखा। उसने सेलेन को खोजने की कोशिश की। वह कहाँ है? मुझे मत बताओ कि उसने सोचा कि मैं वापस नहीं आऊँगा और चला गया। यह अच्छा संकेत नहीं था। नियो को रक्त की बूंदों की आवश्यकता थी। अंतिम बूंद ने उसे अपनी दिव्य ऊर्जा का 10% पुनः प्राप्त करने में मदद की। 4 और बूंदें और वह पैमोन के साथ अनुबंध में खोई हुई सारी दिव्य ऊर्जा पुनः प्राप्त कर सकता था। मुझे इसकी आवश्यकता है चाहे कुछ भी हो। यदि मेरे पास छात्र परिषद परीक्षा के दौरान मेरा मूल दिव्य ऊर्जा पूल होता तो मैं आशीर्वाद का अधिक स्वतंत्र रूप से उपयोग कर पाता और परसीवल का रिकॉर्ड तोड़ पाता। नियो ने इमारत छोड़ दी। वह शहर के चारों ओर देख रहा था, सेलेन को खोज रहा था और उसे पा लिया। मकड़ी एक खुले स्टॉल पर नूडल्स खा रही थी। जब उसने नियो को देखा तो वह स्तब्ध रह गई। न नियो, तुम यहाँ क्यों हो? मैंने तुमसे कहा था कि मैं मिशन पूरा करने आऊँगा। क्या रुको, तुम उसके लिए यहाँ हो? उसने नूडल्स को एक ही झटके में निगल लिया और जल्दी से स्टॉल से बाहर आ गई। क्या हमें मिशन शुरू करना चाहिए? इसलिए मैं यहाँ हूँ। सेलेन उत्साहित और आभारी थी। दोनों टाटेल शहर से चले गए। आने के लिए धन्यवाद नियो। मैं सच में यही कहना चाहता हूँ। टीम के साथ ही ढूंढना मुश्किल हो गया है। अगर तुम नहीं आते तो मुझे नहीं पता कि मैं क्या करता। कोई बात नहीं, मैं बस अपना काम पूरा कर रहा हूँ। हाँ, इसके बारे में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि रक्त की बूंदों का स्थान अभी भी एक रहस्य है। मैं ही एकमात्र व्यक्ति हूँ जो इसके बारे में जानता हूँ। नियो ने सिर हिलाया। वे सेलेन के शैडो मूवमेंट स्पेल की बदौलत तेजी से टाटेल शहर से दूर जा रहे थे। क्या आप मुझे इस पागल हाउंड के बारे में कुछ बता सकते हैं? वह कितना शक्तिशाली है? सोल हंटर बिल्डिंग, टाटेल टाउन। उड़ती खोपड़ी स्कैलिक्स हमेशा की तरह मिशन रिपोर्ट की ओर बढ़ रहा था। उसके डेस्क के सामने सोल हंटर्स की लंबी कतारें कभी खत्म नहीं होती थीं। स्कैलिक्स के लिए यह एक सामान्य दिन था जब तक कि उसने एक हंगामा नहीं देखा। लाइन में लग जाओ कमीने। लाइन तोड़ना बंद करो। हम अपनी बारी के लिए 1 घंटे से इंतज़ार कर रहे हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लाइन तोड़ने की? स्कैलिक्स के होठों से एक आह निकली। अगर उन्हें नियम नहीं पता तो वे नए होंगे। स्कैलिक्स ने बोलना बंद कर दिया जब उसने नौसिखिया के कंधे पर सुनहरा बैज देखा। ये सोल रीपर का बैज है। अरे तुम बेवकूफ़, चुप हो जाओ। उड़ती खोपड़ी हंगामे के केंद्र की ओर तैर गई। चिल्लाओ मत बेवकूफ़ों, क्या तुम अपने वरिष्ठों को नहीं पहचान सकते? उसने लोगों को डांटा और फिर उस लड़की की ओर मुड़ा जिसने लाइन तोड़ी थी। उसके बाल नीले थे और सिर पर मुड़े हुए सींग थे। स्कैलिक्स ने उसके सामने एक आज्ञाकारी रवैया अपनाया। हमारे विनम्र शहर को सोल रीपर के आने का सम्मान क्यों मिला? हॉल में सन्नाटा छा गया। उन्हें स्कैलिक्स की बातों पर यकीन नहीं हुआ। सोल रीपर सबसे ऊंचा पद था। वह पौराणिक ग्रिम रीपर से बस एक कदम दूर था। जो लोग लड़की पर चिल्ला रहे थे वे कांप रहे थे। हमें खेद है मिस, हमने आपको पहचाना नहीं। उसने उन्हें अनदेखा कर दिया। उसकी निगाह स्कैलिक्स पर टिकी थी और उसके अगले शब्दों ने उड़ती खोपड़ी को हिला दिया। मैं यहाँ मैडहाउंड मिशन के लिए हूँ। मैडहाउंड, मुझे पता है कि वह हमारे लिए एक आपदा है, लेकिन ये हमारे लिए है। तुम्हारे जैसे सम्मानित व्यक्ति को उसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। स्कैलिक्स झूठ नहीं बोल रहा था।
मैडहाउंड के लिए सोल वार्डन की एक टीम ही काफ़ी होगी। सेलेन और उसकी दिवंगत टीम के सदस्य सोल कीपर रैंक के थे। हालांकि वे नष्ट हो गए थे, लेकिन उन्होंने मैडहाउंड को लगभग हरा दिया था। एम्ब्लेम अप अंडरस्कोर ईयर पर कहानियों का आनंद लें। नीले बालों वाले सोल रीपर ने 2 तस्वीरें निकालीं। मैडहाउंड ने इन दोनों को अपने बंदी के रूप में रखा है। मेरा काम उनके साथ है। क्या ये ज़्यूस कबीले की आत्माएं नहीं हैं जो कुछ महीने पहले अंडरवर्ल्ड में आई थीं? ये सच है, मैं उनके साथ अंडरवर्ल्ड में आया था, इसलिए मैं उन्हें बचाना चाहता हूं इससे पहले कि मैडहाउंड उन्हें भ्रष्ट कर दे। स्कालिक्स को आश्चर्य हुआ कि उससे पहले वाली लड़की सिर्फ 6 महीने में सोल रीपर बन गई। उसने अपनी जिज्ञासा को दबाया और लड़की को सलाह दी। मैडहाउंड में उन लोगों को आदेश देने की क्षमता है जिन्हें वह भ्रष्ट करता है। वह सोल हंटर्स द्वारा उन्हें खोजने और उन्हें अपने गुर्गे बनाने से पहले आत्माओं का अपहरण कर लेता है। अगर उसके पास तुम्हारे दोस्त हैं तो मुझे डर है। कहे गए शब्द सोल रीपर लड़की को स्पष्ट थे। उसने भौहें सिकुड़ी। मैं अपनी आंखों से पुष्टि किए बिना नहीं जा सकती। बस मुझे मैडहाउंड का अंतिम ज्ञात स्थान बताओ। स्केलिक्स ने उसकी बातों का पालन किया। प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसने नीले बालों वाली लड़की को जाते हुए देखा। उसके होठों से एक आह निकली। अगर उसकी बातें सच हैं और मैडहाउंड ने ज़्यूस कबीले के रक्त धारकों को अपने गुर्गे के रूप में पा लिया है, तो सेलेन और लड़के के पास कोई मौका नहीं है। मुझे उम्मीद है कि वह समय पर आएगी और उन्हें बचाएगी। उल्टी खोपड़ी सेलेन को उसका बदला लेने से रोकने में विफल होने का पछतावा करती है। अगर उसने उसे कुछ दिन पहले मिशन नहीं दिया होता तो आज आया सोल रीपर मैडहाउंड से निपट लेता। सेलेन को एक समापन मिल जाता, भले ही उसने अपने हाथों से मैडहाउंड को न मारा हो। लेकिन अब इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि सेलेन और लड़का बच जाएंगे। नियो और सेलेन एक नष्ट हो चुके शहर में पहुंच गए। क्या हम सही जगह पर हैं? नियो ने पूछा। मिशन विवरण में कहा गया था कि मैडहाउंड आखिरी बार डाकलिया झील के पास था। हाँ, लेकिन मुझे संदेह है कि मैडहाउंड ने अपना स्थान नहीं बदला है। वह यहाँ होगा। उसकी आदतों के अनुसार ये सबसे संभावित स्थान है। ये शहर रीपर शहरों में से एक है जो वेल्डोरा और नेरोमैक्स की लड़ाई के बाद नष्ट हो गए थे। आसपास गंभीर रूप से घायल लोग होंगे। यह मैडहाउंड के लिए खोए हुए मिनियंस को वापस लाने के लिए एकदम सही जगह है। सेलेन और नियो बात करते हुए शहर में दाखिल हुए। उसके खोए हुए मिनियंस? हाँ, मेरी पिछली टीम ने उसके लगभग हर मिनियंस को खत्म कर दिया था। तब से कुछ ही सप्ताह बीते हैं। वह बहुत सारे मिनियंस इकट्ठा नहीं कर पाया होगा। हम उसे सिर्फ 2 लोगों की मदद से हरा सकते हैं, जबकि वह कमज़ोर है। तो इसीलिए तुम खून की बूंदें सोख रहे थे। मैं इसे इस तरह से लेता हूं कि तुम्हारी पिछली टीम के हारने के बाद सभी ने तुम्हारे साथ टीम बनाने से मना कर दिया था। चूंकि तुम्हारे पास कोई नहीं था, इसलिए तुमने खून की बूंदों से ताकत मिलने के बाद मैडहाउंड से लड़ने का फैसला किया। हाँ, बिल्कुल यही हुआ। सेलेन ने उदास मुस्कान बिखेरी। टाटल शहर के लोगों को लगता है कि मैंने झूठ बोला था जब मैंने उन्हें बताया कि मेरी पिछली टीम ने मैडहाउंड के गुर्गों को खत्म कर दिया है। वे शहर के बीचों बीच पहुंच गए। नियो और सेलेन ने अपने आसपास कई लोगों की मौजूदगी महसूस की। तो योजना क्या है? मैं एडहाउंड का ख्याल रखूंगा। आपको केवल उसके गुर्गों का ध्यान भटकाना होगा। सेलेन ने अपने शैडो स्पेस से एक छोटी काली गेंद निकाली और उसे दे दी। यह एक ब्लैक पल फल है। भ्रष्ट राक्षसों को यह बहुत पसंद है। मैडहाउंड के सभी गुर्ग भ्रष्ट राक्षस हैं। जब तक आपके पास वह फल है, वे आपका पीछा करेंगे। नियो ने सेलेन से फल ले लिया। उसने उसे सिर हिलाया और अपना शैडो मूवमेंट स्पेल सक्रिय किया। उसका शरीर स्याही की एक बूंद में बदल गया और जमीन पर छाया में गिर गया। वह मैडहाउंड की तलाश करेगी और उसे हरा देगी जबकि मैं उसके गुर्गों का ध्यान भटकाता हूँ। यह एक सरल योजना है, लेकिन मुझे ये नापसंद नहीं है। उसने ओबिट्स को खोल दिया। दर्जनों की संख्या में गुर्गों, विकृत आकार के छोटे राक्षस थे। उनमें से कुछ मुड़े हुए अंगों वाले इंसानों की तरह दिखते थे और चारों पैरों पर रेंगते थे जबकि उनका पेट आसमान की ओर था। कुछ के सिर भालू के थे, हाथ टिड्डे के और शरीर भरिंग का था। नियो ने काले फल को अपनी जेब में रखा हुआ था। चारों तरफ से मिनियन उस पर पंजे खींचकर हमला करने लगे। वह उसी तरह प्रतिक्रिया करने ही वाला था कि अचानक उसका आशीर्वाद प्रतिक्रिया करने लगा। यह अपने आप सक्रिय हो गया। नियो आश्चर्यचकित होकर राक्षसों को चकमा देकर पीछे हटने को मजबूर हो गया। उसने मिनियन के बीच कुछ दूरी बनाने के लिए पीछे की ओर छलांग लगाई और वापस आ गया। ओबिट्स, तुम क्या कर रहे हो? मैंने आशीर्वाद को सक्रिय नहीं किया, मास्टर। आशीर्वाद दूसरी तरफ से सक्रिय हुआ था। दूसरी तरफ मिनियन ने उसे पकड़ लिया और हमला कर दिया। नियो ने ओवरहेड स्विंग से बचने के लिए झुककर हमला किया। उसने मिनियन की जांघ पर वार किया और उसे दूर फेंक दिया। जिसने तुम्हें आशीर्वाद दिया था उसने इसे सक्रिय कर दिया। नियो की आंखें चौड़ी हो गईं। यह आशीर्वाद उसे अंडरवर्ल्ड ने दिया था। अंडरवर्ल्ड मुझसे क्या चाहता है? सोचने का समय नहीं था।
आशीर्वाद उसकी दिव्य ऊर्जा को भयावह गति से खत्म कर रहा था। वह इसे निष्क्रिय नहीं कर सका। मैं अपनी दिव्य ऊर्जा खत्म होने से पहले इसे खत्म कर दूंगा। नियो ने तलवार को वापस म्यान में डाल दिया। उसने रुख अपनाया और ब्लेड को मौत और अंधेरे की आभा में लपेट दिया। उसने आभा को संकुचित किया और उन्हें बढ़ने दिया। मिनियंस ने उस पर हमला किया। जैसे ही उनके हमले जमीन पर उतरने वाले थे, नियो ने ब्लेड को बाहर निकाला और आंखों से देखने के लिए बहुत तेजी से चौड़े चाप में वार किया। उसके चारों ओर की हवा फट गई और जमीन बिखर गई। मिनियंस भयावह गति से नीचे गिरे क्योंकि मौत ने उनके जीवन को काट लिया। नियो ने एक नर्म क्लिक के साथ ब्लेड को म्यान में वापस कर दिया। उसने अपने आसपास की लाशों को देखा। ये काफी आसान था। लगता है सेलेन सही थी। मैडहाउंड के पास अपने मिनियंस के भंडार को फिर से भरने का समय नहीं था। नियो को लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, जब तक कि उसने देखा कि उसका आशीर्वाद अभी भी सक्रिय है। ये निष्क्रिय होने से इनकार कर रहा था। मास्टर, आशीर्वाद चाहता है कि आप। मुझे पता है, मैंने इसे देखा है। नियो सुन सकता था, महसूस कर सकता था कि आशीर्वाद नियंत्रण से बाहर क्यों जा रहा था। ये चाहता है कि मैं मिनियंस को बंद कर दूं। अंधकार द्वारा भ्रष्ट किए गए मिनियंस अंडरवर्ल्ड में अपनी मृत्यु के बाद अंधकार का हिस्सा बन जाएंगे। वे अंधकार की पागलपन का अनुभव करते हुए अनंत काल तक पीड़ित रहेंगे। वही पागलपन जो नियो ने अंधकार का उपयोग करते समय झेला था। कुछ सेकंड के लिए अंधेरे की आवाज़ें सुनना दर्दनाक था। नियो ये सोचना नहीं चाहता था कि अनंत काल तक आवाज़ें सुनना कैसा लगेगा। अंडरवर्ल्ड चाहता है कि मैं सच्चे अंधेरे के नीचे उन्हें पीड़ित होने देने के बजाय मिनियंस को अपना हिस्सा बना लूं। नियो ने सिर हिलाया। उसने हमेशा ऐसा करने की योजना बनाई थी। कोई रास्ता नहीं था कि वह मुफ्त आंकड़े जाने दे। उसकी छाया के अंदर छिपा अंधेरा खिल गया। इसने मिनियंस को खा लिया। अधिक जानकारी के लिए एम्पियर देखें। आवाज़ें वापस आ गईं। नियो को अपने अंदर मिनियंस की एक हल्की उपस्थिति महसूस हो रही थी, ठीक वैसे ही जैसे उसने सब कुछ खा लिया था। मृतकों को बंद करना, हो, यह आशीर्वाद की जिम्मेदारी होनी चाहिए जिसके बारे में बारबाटोस और पैमोन बात कर रहे थे। जब नियो मिनियंस को खाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था तो उसकी इंद्रियों ने अचानक उसे आने वाले हमले की चेतावनी दी। नियो ने पलक झपकाए और सुनहरी बिजली में लिपटा एक तीर पहले से ही उसके चेहरे के सामने था। चकमा देने का कोई समय नहीं था। अल्पविराम, बाहर आओ, पागल शिकारी कुत्ता। मुझे पता है तुम यहाँ हो। सेलेन धीमी गति से जंगल में चली गई। उसने अपनी इंद्रियों को फैलाया और किसी भी घात के लिए अपनी आंखें खुली रखीं। ऊपर से एक आवाज़ आई, छोटी मकड़ी, तुम वापस आ गई हो। उसने अपना सिर उठाया और पेड़ की शाखाओं को देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कितनी बार हुआ है? 2, 3, 5। हर बार बोलने पर आवाज़ अलग अलग दिशाओं से आ रही थी। सेलेन इसके स्रोत का पता नहीं लगा सकी। तुम्हें अब तक पता चल जाना चाहिए था कि तुम मुझे नहीं हरा सकती, छोटी मकड़ी। जब तक हम में से कोई मर नहीं जाता तब तक हमें पता नहीं चलेगा। अच्छा, मैं क्या कहूँ? मैं हमेशा तुम्हें मारने की पूरी कोशिश करती हूँ। तुम भागने में बहुत अच्छी हो, लेकिन तुम्हारे दोस्त नहीं हैं। मैडहाउंड के शब्दों ने उसे भयानक अतीत याद दिला दिया। सेलेन ने खुद को शांत रहने के लिए मजबूर किया। मैडहाउंड ने बोलना जारी रखा, मुझे अभी भी याद है कि हम पहली बार कब मिले थे। एक ऐसी आत्मा से मिलना आश्चर्यजनक था जो जीवित नहीं रहना चाहती थी और रीपर्स के साथ जाने के लिए तैयार थी। मैं तुम्हें बताती हूँ, कोई स्वर्ग नहीं है। वे रीपर्स बस सभी से झूठ बोल रहे हैं। तुम्हें सभी शुरुआतों के जंगल में रहना चाहिए और अपने जीवन का आनंद लेना चाहिए। अपने आप को धीरे धीरे राक्षस बनते देखने से तो मरना ही बेहतर है, सेलेन ने पलट कर कहा। अच्छा अच्छा अच्छा, छोटी मकड़ी, तुम ऐसे बोल रही हो जैसे कि मेरी गलती से तुम राक्षस बन गई हो। ये तुम्हारी गलती है। सेलेन अपना आपा खो बैठी। मैडहाउंड के उत्तेजक शब्दों को सुनने के बाद वह शांत नहीं रह सकी। अगर तुमने मेरे दोस्तों को भ्रष्ट नहीं किया होता और उन्हें अपने गुलाम नहीं बनाया होता तो मैं यहाँ नहीं रहती। यह मेरी गलती कैसे है? तुम बदला लेना चाहते थे और तुमने रीपर्स के साथ जाने से इनकार कर दिया जब तक कि तुमने मुझे मार नहीं दिया। ये तुम्हारी गलती है कि तुम एक राक्षस बन गए क्योंकि तुम मुझे मारने के लिए बहुत कमज़ोर हो। मैडहाउंड अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। सेलेन अचानक उसकी छाया में घुस गया। वह शाखाओं के बीच छिपा हुआ चारों ओर देखने लगा। वह कहाँ गई? तुम्हारे पीछे। इससे पहले कि मैडहाउंड प्रतिक्रिया कर पाता सेलेन का एक पैर उसकी पीठ में घुस गया। वेयरवुल्फ, मैडहाउंड दर्द से चिल्लाया। तुम कैसे? मैं तुमसे बात कर रहा था कि अपना स्थान ढूंढो। सेलेन मुस्कुराए। वह इतनी मूर्ख नहीं थी कि मैडहाउंड के शब्दों से उत्तेजित हो जाए। तुम शापित मकड़ी, मुझे जाने दो। अब तुम क्यों नहीं हंसती? सेलेन ने उसकी पीठ में एक और पैर घोंपा। तुम्हारे गुर्गों के बिना लड़ने के लिए बहुत कमज़ोर हो। मुझे यकीन है कि तुमने कभी नहीं सोचा होगा कि मैं कोई और साथी पा सकता हूँ। पफ, मुझे पता है कि तुम अपने साथ एक साथी लाए हो।
वह मेरे गुर्गों के सामने मर जाएगा, जबकि मैं तुम्हें हमेशा के लिए मार दूंगा। मैडहाउंड के शब्द अशुभ थे। इससे पहले कि सेलेन जवाब दे पाती, मैडहाउंड मोम की तरह पिघल गया। यह एक डबल। मैडहाउंड की आवाज़ उसके पीछे से आई। उसके हाथ में तलवार उसकी गर्दन में घुस गई। विश्वास नहीं होता कि तुम किताब की सबसे पुरानी चाल में फंस गए। मुझे हराने के लिए इतना कुछ। मैडहाउंड मुस्कुराया। उसने उसके एक पैर को पकड़ लिया और भागने से पहले ही उसे तोड़ दिया। सेलेन ने अपना जबड़ा कस लिया। उसने भागने का रास्ता खोजते हुए दर्द को नज़रअंदाज करने की कोशिश की। छोटी मकड़ी, ओ मेरी छोटी मकड़ी, तुम क्या चाहती हो? मैडहाउंड ने उसका सिर पकड़ लिया और खुशी से बुदबुदाया। क्या तुम फिर से भाग जाओगी जबकि तुम्हारा साथी मेरे मिनियंस के हाथों मर जाएगा? या तुम भी उसके साथ मर जाओगी? उसने उसके कान में फुसफुसाया। मैं मरने की सलाह दूंगा। मैं तुमसे लड़ते लड़ते थक चुका हूं। हमें अब और ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। मैडहाउंड ने ब्लेड को उसकी गर्दन के अंदर घुमाया। तीर नियो के चेहरे के सामने था इससे पहले कि वह समझ पाता। उसने आखिरी सेकंड में ओशन के एब्रेस को ट्रिगर किया और तीर को अपनी त्वचा से बिना किसी नुकसान के उछलने दिया। यह आसान था, या तो उसने सोचा जब अचानक उसके बगल में एक सुनहरी धुंधली आकृति दिखाई दी। बिजली में लिपटी आकृति ने नियो से भी तेज गति से हमला किया। वह डेथ एफिनिटी की चेतावनियों के साथ भी प्रतिक्रिया नहीं कर सका। नया मिनियन तेंदुए के पैरों और मूंछों वाला एक इंसान था। उसके और उसके चेहरे के चारों ओर सुनहरी बिजली चमक उठी। अल्पविराम विस्मयादिबोधक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। नियो सख्त हो गया। उसने मिनियन को पहचान लिया। कैंड्रिक डी वेलेमोंट, ज़्यूस कबीले के सदस्य जो क्रिश्चियन और अन्य लोगों के साथ विंडो में मर गए। अब मिनियन बन चुके कैंड्रिक ने नियो के सदमे को नज़रअंदाज कर दिया। उसने नियो के पेट में मुक्का मारा जिससे वह एक टूटी हुई इमारत में वापस उड़ गया। नियो ने खून की खांसी की। पिछले हमले में उसकी कुछ पसलियां टूट गई थीं। अंधेरे से भ्रष्ट होने के बाद कैंड्रिक और भी मजबूत हो गया था। उसने राक्षसों को खा लिया होगा, बहुत सारे राक्षसों को। राक्षस कैंड्रिक नियो की ओर चारों पैरों पर दौड़ा जिससे नियो को सांस लेने की कोई जगह नहीं मिली। नियो न तो हिला, न ही उसने बचने की कोशिश की। उसका दिमाग खाली था। अगर कैंड्रिक को डार्कनेस ने भ्रष्ट कर दिया है तो उसे पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता। इस एहसास ने उसे एक विशाल हथौड़े की तरह मारा जिससे वह उसके वजन के नीचे लकवाग्रस्त हो गया। राक्षस कैंड्रिक ने नियो के विचारों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने अजेय शक्ति से मुक्कों की झड़ी लगा दी। नियो ने जवाबी हमला नहीं किया। उसका शरीर जमीन पर धंस गया था। वह दर्द को अनदेखा कर सकता था, लेकिन उसकी आंखों के सामने सच्चाई ने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे उसका गला घोंटा जा रहा हो। सिर्फ कैंड्रिक ही नहीं, ग्वेन डी लैंगली ने भी। ग्वेन ने पहला तीर चलाया। सुनहरे प्रकाश में लिपटा हुआ तीर एक सामान्य राक्षस द्वारा चलाए जाने के लिए बहुत तेज था। इसे ग्वेन ने चलाया होगा जो विंडो में मर गई थी और अब इनविंसिबल का उपयोग कर रही थी। सुनहरी बिजली इसका सबूत थी। यह मेरी गलती है। नियो ने कैंड्रिक या ग्वेन से मुश्किल से ही बातचीत की। वे न तो उसके दोस्त थे न ही उसके परिचित, फिर भी वे उसकी जिम्मेदारी थे। उसने उन्हें बचाने की कसम खाई थी। कृपया मुझे मार दो। अचानक कैंड्रिक ने हमला करना बंद कर दिया। उसका चेहरा विकृत हो गया और उसकी आंखों में आंसू चमक उठे। वह एक पल के लिए अपने होश में आ गया था। नियो, तुम नियो हो, है न? कृपया, मैं राक्षस नहीं बनना चाहता। मुझे खा जाओ, मेरा अंत करो। तुमने फिर से कैसे हासिल किया? इससे पहले कि नियो अपनी बात पूरी कर पाता, कैंड्रिक ने फिर से खुद पर नियंत्रण खो दिया। उसने गुर्राहट की और नियो के पैर को पकड़कर फेंक दिया। नियो का शरीर रुकने से पहले कुछ बार उछला। भाड़ में जाओ। वह खड़ा हुआ और अपने मुंह के कोने से बहते खून को पोंछा। भाड़ में जाओ, मैं इस बेबसी की भावना से नफरत करता हूं। उसने अपनी तलवार पकड़ ली। उसकी आंखें उस राक्षस कैंड्रिक पर केंद्रित थीं जो उसकी ओर भाग रहा था। मुझे खेद है कि मैं तुम्हें बचा नहीं सका। नियो ने अपनी दुविधा हल कर ली। मुझे तुमसे झूठा वादा करने के लिए खेद है। उसने अपने अंधेरे की आभा को प्रकट किया। अब तुम्हें बचाना असंभव है। राक्षस उसके पास पहुंच गया। उसने आने वाले हमले को नज़रअंदाज किया और उसकी गर्दन पर वार किया। मैं तुम्हें कम से कम तुम्हारे दुख से तो मुक्त कर दूंगा। जैसे ही नियो की तलवार कैंड्रिक का सिर काटने वाली थी, बिजली की तरह मुड़ा हुआ एक तीर उसकी तलवार पर लगा। हमले ने उसकी दिशा बदल दी और वह चूक गया। ये कैंड्रिक के लिए एक अवसर बन गया। उसने नियो पर एक साफ हमला किया, लेकिन नियो दृढ़ रहा। उसने ऑरा ऑफ डार्कनेस का उपयोग करके कैंड्रिक के हमले के प्रभाव को अवशोषित कर लिया। नियो ने कैंड्रिक का हाथ पकड़ा और उसे पकड़ लिया। कैंड्रिक नियो की पकड़ से बाहर निकलने की कोशिश करता रहा, लेकिन नियो के सामने वह कोई मुकाबला नहीं कर सका, जबकि वह अपने आशीर्वाद का उपयोग कर रहा था। जैसे ही वह उसकी गर्दन तोड़ने वाला था, एक जानी पहचानी आवाज़ गूंजी। रुको! ग्वेन जंगल से बाहर भागी। कैंड्रिक को मत मारो।
आखिरी बात जो नियो ने उम्मीद की थी वह ये थी कि ग्वेन अपने छिपे रहने के लाभ को छोड़ देगी और खुले में आ जाएगी। हालांकि अधिक आश्चर्यजनक था। तुम बात कर सकते हो? हाँ, मैं अंधेरे से भ्रष्ट नहीं हुआ हूँ। ग्वेन ने धीरे धीरे दूरी कम करते हुए उत्तर दिया। मुझे अंधेरे से लगाव है। मैं भ्रष्टाचार का विरोध कर सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। नियो ने एक गहरी सांस ली। उसे थोड़ी राहत मिली और साथ ही संदेह भी। अगर तुम उसके गुर्गे नहीं हो तो तुम मैडहाउंड के लिए काम क्यों कर रहे हो? क्योंकि उसके पास अंधेरे के भ्रष्टाचार को उल्टने का तरीका है। उसने कैंड्रिक को बचाने का वादा किया था। नियो का चेहरा सख्त हो गया। क्या उसे उन शब्दों पर विश्वास था? अंधकार के स्वामी के रूप में वह जानती थी कि अंधकार द्वारा भ्रष्ट किए जाने के बाद वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है। मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन यहाँ उनके पास भ्रष्टाचार की प्रगति को रोकने का एक तरीका है। ये संभव है कि वे इसे सुरक्षित भी रख सकें। वह हताश थी। नियो ने उन आंखों को देखा था। उसके जैसे लोग पहले से ही अंदर से मर चुके थे। वे जानते थे कि कोई उम्मीद नहीं है और वे अभी भी इसकी तलाश कर रहे थे, इससे चिपके हुए थे। यहाँ उनसे मिलना बकवास संयोग है। नियो ने अपनी जीभ चटकाए। मैं उसे मार दूंगा और नहीं, तुम उसे मारने के बारे में क्यों सोच रहे हो? वह अभी तक भ्रष्ट राक्षस नहीं बना है। तुमने उसे फिर से नियंत्रण में आते देखा। हम उसे बचा सकते हैं। कृपया। नियो ने उसके शब्दों को अपनी मानसिकता पर असर नहीं करने दिया। कैंड्रिक के लिए पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। उसे मारना उसे अंधेरे में तड़पने देने से कहीं बेहतर था। ग्वेन ने नियो के सिर पर अपना धनुष तान दिया जब उसे एहसास हुआ कि वह नहीं रुकेगा। रुको, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम ऐसा करने के लिए बहुत कमज़ोर हो। नियो कैंड्रिक को खत्म करने ही वाला था कि अचानक उसका आशीर्वाद प्रतिक्रिया करने लगा। वह नहीं चाहता था कि वह कैंड्रिक को खा जाए। एक अलग आवाज़ जो ओबिट्स की नहीं थी उसके दिमाग में बोली, आत्माएं नहीं, उन्हें सज़ा देने से पहले उनका न्याय करो। नियो के लिए ये शब्द कोई मायने नहीं रखते थे, लेकिन वह सहज रूप से जानता था कि उसे क्या करना है। आशीर्वाद का इस्तेमाल कैसे किया जाना चाहिए। नियो के हाथ पर ऑब्सीडियन की काली चमक छा गई। ग्वेन को काली रोशनी देखकर आश्चर्य हुआ। उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन काली रोशनी आश्वस्त करने वाली थी। इसने किसी तरह उसे आश्वस्त किया कि नियो कैंड्रिक को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। नियो ने अपना खाली हाथ कैंड्रिक के सिर पर रखा। नियो के दिमाग में विदेशी यादें उभर आईं। ज़्यूस कबीले से संबंधित वेलेमोंट परिवार में पैदा हुआ एक लड़का। वह किसी भी अन्य बच्चे की तरह शरारती और चुलबुला था। वह वेलेमोंट परिवार के क्रूर माहौल में बड़ा हुआ, जहां खून खराबा और मौत रोज की बात थी, इसलिए उसने अपना चंचल रवैया खो दिया। उस कठोर नरक में केवल सर्वश्रेष्ठ ही जीवित रह पाते थे। लड़का वहां रहने के बाद भी दयालु बना रहा। उसके चचेरे भाई उसका मजाक उड़ाते थे, बड़े लोग उसे भोला भाला कहते थे। आश्चर्यजनक रूप से लड़का प्रतिभाशाली था। सभी की उम्मीदों के विपरीत वह अपनी पीढ़ी के सर्वश्रेष्ठ लोगों में से एक था। कबीले ने उसकी ताकत से संतुष्ट होकर उसे डेमिगॉड अकादमी के लिए परीक्षा देने की अनुमति दी और उसे उनका प्रतिनिधित्व करने दिया। लड़का ताकत से ग्रस्त कबीले से नफरत करता था। अगर वह कमज़ोर था तो वे उसे परीक्षा देने से कौन रोकते। फिर भी उसका जीवन, उसके लक्ष्य, उसकी आकांक्षाएं, सब कुछ कबीले द्वारा तय किया गया था। वह उनका कठपुतली था। वह उन्हें मना नहीं कर सकता था। फिर भी भाग्य ने रहस्यमय तरीके से काम किया। पहली बार लड़के ने अपने कबीले को मना किया था जब वह कबीले के आदेश के तहत अकादमी में दाखिल हुआ था। किंग्सले बच्चे की परीक्षा में हस्तक्षेप करो, उसे एस रैंक मिशन की आवश्यकताओं को पूरा न करने दो, उन्होंने कहा। लड़के ने किंग्सले बच्चे को परीक्षा पास करने दिया। लड़के को उसकी अवज्ञा के लिए दंडित किया गया और वह हंसा था। वर्षों में पहली बार उसे लगा कि वह खुद है। शायद उसे बदलने का समय आ गया था। अगर कबीले ने उसे अपनी बातों का पालन करने के लिए मजबूर किया तो कौन परवाह करता है। मॉरिगन को फेंक दिया गया और वह अभी भी जीवित थी, नहीं। लड़का भी यही करना चाहता था। वह बदलना चाहता था। उसे लगा कि दुनिया फिर से उज्ज्वल हो रही है। जब लड़का अपनी स्वतंत्रता के लिए उड़ान भरने वाला था तभी उसकी मृत्यु हो गई। नियो ने हौंफते हुए कहा, यादें खत्म हो गईं। ये कैंड्रिक का जीवन था। नियो भ्रमित था, फिर भी वह आगे बढ़ा। उसने आशीर्वाद का पालन किया और अंडरवर्ल्ड के उत्तराधिकारी के रूप में अपना कर्तव्य निभाया। तुमने एक अच्छा जीवन जिया है। नियो की हथेली के चारों ओर काली तारों वाली चमक संघनित हो गई। ये कैंड्रिक के शरीर में समा गई। अंधेरे का भ्रष्टाचार कैंड्रिक के शरीर से अलग होने लगा और उसका शरीर गायब होने लगा। धन्यवाद। कैंड्रिक ने आखिरी क्षण में अपनी समझदारी वापस पा ली। नियो की निगाहों के नीचे कैंड्रिक शून्य में गायब हो गया। ग्वेन अपने होश में वापस आ गई। तुमने उसके साथ क्या किया? तुमने क्या किया? नियो ने जवाब नहीं दिया। उसने चौंककर अपने हाथों और गायब हो रही चमक को देखा। मैंने उसे पुनर्जन्म के चक्र में भेजा।
तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने उसका पुनर्जन्म किया है। आशीर्वाद की असली शक्ति। इसने नियो को आत्माओं का न्याय करने की अनुमति दी, बिल्कुल अंडरवर्ल्ड के न्यायाधीश की तरह। उसने कैंड्रिक डी वेलमोंट के जीवन का मूल्यांकन किया और निर्णय सुनाया। तुम्हें लगता है कि मैं उन झूठों पर विश्वास करूंगा? ग्वेन ने तीर छोड़ दिया। ये तेज गति से नियो की ओर उड़ गया। नियो ने तीर पकड़ लिया। उसने अपनी शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए आशीर्वाद का उपयोग नहीं किया था। फिर भी वह ग्वेन द्वारा चलाए गए तीर को पकड़ने में कामयाब रहा, जो अजय का उपयोग कर रही थी। नियो ने अपनी ताकत के स्रोत को देखा। आपने निर्णय सुनाया है। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। आपके निर्णय से संतुष्ट है। जोड़ 5 शक्ति जोड़ 6 चपलता। यह आश्चर्यजनक था। नियो ने कभी नहीं सोचा था कि आशीर्वाद ऐसा होगा। आत्माओं का न्याय करने की शक्ति, ऐसी पौराणिक शक्ति देवताओं के दायरे में थी। नियो ने उन विचारों को दूर कर दिया। वह सिर्फ एक जागृत देवता था। भगवान बनना बहुत दूर की बात थी। मुझे अनदेखा करना बंद करो। ग्वेन उस पर झपटी। इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, नियो अचानक हिल गया। उसका आकार धुंधला हो गया और वह उसके पीछे दिखाई दिया। उसकी गर्दन पकड़कर उसने उसका सिर जमीन पर पटक दिया और उसे बेहोश कर दिया। वह जीत गया। यह हंसी मजाक में आसान था। कुछ महीने पहले तक वह ज़्यूस कबीले के एक भी सदस्य को हराने की उम्मीद नहीं कर सकता था, भले ही वह पूरी ताकत लगा दे। और अब वह अपने आशीर्वाद का उपयोग किए बिना उन्हें हरा सकता था। वह सारा प्रशिक्षण सार्थक था। वह मुस्कुराया। मुझे बस अपने समय तत्व को जगाने की ज़रूरत है और मैं आखिरकार सबसे मजबूत प्रथम वर्ष का छात्र बन जाऊंगा। सबसे पहले उसने बेहोश ग्वेन को देखा। मुझे अपनी दिव्य ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता है। उसने अपनी नज़र जंगल की ओर घुमाई। सेलेन को देर हो चुकी थी। अल्पविराम। वह जीवित नहीं बचेगा, ठीक तुम्हारे पिछले साथियों की तरह। मैडहाउंड ने अपने होंठ चाटे। मैंने अपने नए पालतू जानवरों को सावधानी से चुना है। हाँ, वह नहीं मरेगा। नियो नहीं मरेगा। सेलेन ने अपनी ताकत जुटाई। उसे विश्वास था कि उसने जो कहा था, नियो पराजित नहीं होगा। उसने नियो को भर्ती करने का कारण यह था कि वह रक्त की बूंद को अवशोषित करके बच गया था। हा, ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वह ज़्यूस कबीले के 2 विलक्षण लोगों को हरा सके। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम डॉट। क्या? सेलेन का खून ठंडा हो गया। इससे मैडहाउंड खुश हो गया। तुम क्यों सोचते हो कि मैं और अधिक मिनियन इकट्ठा नहीं कर सका? मैं उन ज़्यूस ब्लड बईग्स को इकट्ठा करने में कड़ी मेहनत करने में व्यस्त था। novelfimp_r पर और अधिक जानें। सेलेन के चेहरे का सारा रंग उड़ गया। अच्छा, यही वो चेहरा है जिसे मैं तुम्हें मारने से पहले देखना चाहता था। मैडहाउंड मुस्कुराया। तुमने मुझे जो परेशानी दी है उसके लिए यह एकदम सही सज़ा है। सेलेन को अब और जिंदा रखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैडहाउंड ने उसकी गर्दन से ब्लेड खींच लिया, जिससे वह लड़खड़ा गई और लड़खड़ा गई। उसने उसे लात मारकर पेड़ से नीचे गिरा दिया और उसके ऊपर से कूद गया। जैसे ही वह सेलेन को कुचलने वाला था, बिजली का एक लाल बोल्ट उस पर टूट पड़ा। वह उछलकर दूर जा गिरा और उसकी पीठ पेड़ से टकरा गई। कौन है वहाँ? मैडहाउंड ने गुर्राहट की। उसने झाड़ी से आराम से बाहर निकल रहे इंसान पर अपने नुकीले दांत दिखाए। ऐसा लगता है कि तुम्हारी मौत की आभा सिर्फ दिखावे के लिए है। सेलेन और मैडहाउंड जैसे राक्षस अंडरवर्ल्ड में रह रहे थे। भ्रष्ट होने के बाद उनकी आभा और भी मजबूत हो गई। यही वजह थी कि नियो ने उनकी ताकत का गलत अनुमान लगाया। सच में तुम हो दयनीय रूप से कमज़ोर। मैडहाउंड की आंखें नियो को देखकर चौड़ी हो गईं। उसके दिमाग में अनगिनत सवाल उमड़ पड़े। वह नियो की ओर दौड़ा और अपने खतरनाक पंजे खींच लिए। हा, मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ क्यों हो, लेकिन ये बेहतर है। मैं तुम्हें सेलेन के सामने मार डालूंगा। मर जाओ। नियो ने एक शब्द बोला। अचानक मैडहाउंड के पैरों ने काम करना बंद कर दिया। वह मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। र मैडहाउंड ने खड़े होने की कोशिश की। उसे लगा कि वह लड़खड़ा गया है। हालांकि उसे एक भयानक सच्चाई का सामना करना पड़ा। उसके पैर हिल नहीं रहे थे। वे मर चुके थे। तुमने क्या किया? मैं सिर्फ अपने तत्वों पर नियंत्रण का अभ्यास कर रहा हूँ। नियो ने खुद को सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि शरीर के अलग अलग हिस्सों को मारना संभव है। मैडहाउंड कांप उठा। उन दोनों में मृत्यु तत्व था। फिर भी नियो उसे एक शब्द से मार सकता था। इसका मतलब था कि नियो उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। अरे, एक पल रुको, मुझे मत मारो। मैं जो भी कहोगे वह करूंगा। मैडहाउंड के भेड़िए जैसे कान चपटे हो गए और उसने विनम्र रवैया अपनाया। मैं कर सकता हूँ। अपना मुंह बंद करो। नियो ने उसकी भुजाओं और जबड़े को मार डाला। उसने मैडहाउंड को गर्दन से पकड़ा और उसे मरती हुई सेलेन के पास ले गया। तुम बकवास की तरह दिखते हो। अपनी टीम के साथी से यह कहना बहुत भयानक बात है जो मरने वाला है। सेलेन ने मुस्कुराने की कोशिश की लेकिन बुरी तरह विफल रही। उसने बहुत खून खो दिया था और उसकी चोट घातक थी।
यह एक चमत्कार था कि वह अभी तक मरी नहीं थी। नियो ने मैडहाउंड को उसके बगल में फेंक दिया। उसे खा जाओ, एक मौका है कि तुम खुद को ठीक कर पाओगी। मुझे संदेह है कि मैं इतनी भाग्यशाली होंगी। कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। सेलेन ने मैडहाउंड को निगलने की कोशिश नहीं की। उसने मैडहाउंड की आंखों में खौफ को देखकर मुस्कुराए। मैं उसे नहीं खाऊंगी, उसे राक्षस के रूप में मरने के बाद सच्चे अंधेरे में तड़पने दो। उसकी मरती हुई आंखें नियो के प्रति राहत और कृतज्ञता से भरी थीं। खून की बूंद के बारे में। खांसी, खांसी, मैं तुम्हें जगह बताता हूँ। बकवास बंद करो। नियो ने दाहिने हाथ की उंगलियों से एक छोटा सा औरा ब्लेड बनाया। उसने इसका इस्तेमाल अपने बाएं हाथ की 5वीं उंगली को काटने के लिए किया। तुम क्या कर रहे हो? नियो ने सेलेन की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने उंगली से खून को निगलने पर ध्यान केंद्रित किया। सिर्फ मांस और हड्डियों का एक खाली छिलका बचा था। उसने इसे सेलेन की ओर फेंक दिया। इसे खा लो, ये तुम्हें ठीक कर देगा। सेलेन को समझ में नहीं आया कि नियो का मांस उसे कैसे या क्यों ठीक कर सकता है। उसे उस तरह का शरीर पाने के लिए ग्रिम रीपर या उनसे भी ऊपर होना चाहिए था। उसने अपना सिर हिलाया। अगर मैं इसे खा लूं तो तुम उस उंगली को फिर से नहीं बना पाओगे। ये सिर्फ एक छोटी उंगली है और मैं इसे तुम्हें मुफ्त में नहीं दे रहा हूं। नियो को उंगली देने में कोई परेशानी नहीं थी। अगर सेलेन इसे खा ले तो उसे कुछ भी नहीं खोना पड़ेगा। इसके अलावा सेलेन के विचार के विपरीत, जब वह रैंक में ऊपर जाएगा तो उंगली फिर से बन जाएगी। एकमात्र समस्या ये थी कि क्या उंगली सेलेन को ठीक कर पाएगी, क्योंकि उसने सारा खून सोख लिया था। सेलेन अभी भी अनिच्छुक थी, लेकिन ये स्पष्ट था कि नियो हिलने वाला नहीं था। उसके नीचे का अंधेरा फैल गया। उसने उंगली को खा लिया। तुरंत सेलेन में शक्ति का एक उछाल आया। उसकी चोटें ठीक होने लगीं। उसका लगाव मृत्यु और अंधकार के साथ जबरदस्त वृद्धि देखी गई। अंधकार का भ्रष्टाचार, जो हमेशा उसे डूबने की धमकी देता था, आगे बढ़ना बंद हो गया। ये चमत्कारी था, लगभग असंभव। नियो की उंगली खाने के बाद जो कुछ भी हुआ, वह तर्क को चुनौती देता था। उसने नियो को एक अलग नज़र से देखा, मानो वह किसी उच्चतर प्राणी को देख रही हो, किसी ईश्वर को। कौन? तुम कौन हो? यदि तुम ठीक हो गए हो तो अपने काम पर ध्यान केंद्रित करो। नियो ने अपनी ठुड्डी से मैडहाउंड की ओर इशारा किया। सेलेन ने उसकी निगाह का अनुसरण किया। वह समझ गई कि नियो उसके सवाल का जवाब नहीं देना चाहता था और उसने जवाब दिया। मैडहाउंड के मुंह में पानी आ रहा था। सेलेन के विपरीत, उसने नियो के खून की गंध को महसूस किया था, भले ही नियो ने हवा के संपर्क में आते ही उसे निगल लिया था। उसे खत्म करो, नियो ने कहा। सेलेन खड़ी हो गई। एक तेज झटके के साथ उसने मैडहाउंड के सिर को छेद दिया। वेवोल्फ लालच के साथ अंत तक नियो को घूरता रहा। नियो ने मरने के बाद मृत्यु तत्व से उसके शरीर को नष्ट कर दिया। उसने सुनिश्चित किया कि कोई भी मैडहाउंड की लाश को न खा सके और उसे सच्चे अंधेरे से भागने न दे। धन्यवाद। सेलेन ने अपना सिर नीचे कर लिया। मैं अपना बदला केवल इसलिए ले पाए। उसका गला भर आया। उसने आखिरकार अपने दोस्तों का बदला ले लिया। नियो ने उसकी पीठ थपथपाई। उसने अपने आंसू रोकने की कोशिश की और बोली, मैं ठीक हूँ, मैं तुम्हें उस जगह ले जाऊंगी। उससे पहले मुझे तुमसे कुछ करने की ज़रूरत है। नियो उसे बेहोश ग्वेन के पास ले आया। वह ज़्यूस कबीले की आत्मा मैडहाउंड के अधीन काम कर रही है। मैं चाहता हूं कि उसके जागने के बाद तुम उसकी देखभाल करो। क्या वह मुझसे लड़ने की कोशिश नहीं करेगी? वह करेगी, इसलिए तुम्हें उसे नुकसान पहुंचाए बिना उससे निपटना होगा। बस इतना कहो कि तुमने उसे मुझसे बचाया है। अगर वह तुम्हारी बात नहीं सुनती है तो उसे कुछ बकवास बताओ कि तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो और तुमने उसे बचाया क्योंकि तुमने उसमें खुद को देखा या कुछ और। मुझे यकीन है कि उसके बाद वह तुम्हारा पीछा करेगी। सेलेन ने यह नहीं पूछा कि नियो लड़की की मदद क्यों करना चाहता था या लड़की नियो को क्यों मारना चाहती थी। वह उसे अपना मानती थी और वह जो भी मांगता था उसे करने के लिए तैयार थी। ये सुनिश्चित करती है कि वह मर न जाए या भ्रष्टाचार में न फंसे। आशीर्वाद की शक्ति को समझने के बाद नियो विकल्पों के बीच उलझ गया। क्या ग्वेन और अन्य को पुनर्जीवित करना वास्तव में सही था? अंडरवर्ल्ड में उनके जीवन का न्याय किया जाएगा और उन्हें उचित निर्णय मिलेगा। मृत्यु एक क्रूर मालकिन नहीं थी, वह जीवन के रूप में जानी जाने वाली यात्रा का अपरिहार्य अंत थी। उसे टालने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उद्धरण। नियो ने फैसला किया कि जब तक वह कोई निर्णय नहीं ले लेता तब तक सेलेन ग्वेन की देखभाल करेगी। सेलेन को सब कुछ समझाने के बाद उसने ग्वेन को अपनी पीठ पर उठा लिया। तीनों जंगल से होते हुए एक बड़े गड्ढे में पहुंचा। वहां नीचे खून की बूंदें हैं। नियो ने गड्ढे में झांका। ये सैकड़ों मीटर तक फैला हुआ था और इसकी गहराई अंधेरे से ढकी हुई थी। अंधेरे में देखने की अपनी क्षमता के बावजूद वह गड्ढे का अंत नहीं ढूंढ पाया। क्या तुम्हें यकीन है कि वहां नीचे खून की बूंदें हैं? हाँ, और यह बहुत बड़ी है। नियो ने भौहें सिकोड़ी। कोई इसे लेने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा है?
ये जगह जितनी खाली है उतनी ही खाली है, क्योंकि इस जगह को मौत का कुआं कहा जाता है। जो कोई भी इसमें गया वह कभी नहीं गया। सेलेन ने आगे कहा, नियो, मुझे पता है कि तुम्हें खून की बूंदें चाहिए, लेकिन कृपया अपनी सुरक्षा के बारे में भी सोचो। ग्वेन का ख्याल रखना। नियो ने उसे रोका और कूद गया। उसका शरीर खतरनाक गति से गड्ढे में गिर गया। उसके कपड़े फड़फड़ाने लगे और नियो को मौत की बढ़ती मौजूदगी का एहसास हुआ। अजीब बात है, मौत की यह मौजूदगी मेरे खून की नहीं है। मैं खून की बूंद को क्यों नहीं महसूस कर सकता? नियो ने अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से फैलाया। उसकी हरकतों ने छेद की दीवार में छिपे राक्षसों को सतर्क कर दिया। विशालकाय कीड़े बाहर निकल आए। वे नियो की ओर दौड़े, उनके मुंह में हजारों धारदार दांत भरे हुए थे जो उसे चीरने के लिए तैयार थे। मरो! नियो के चारों ओर लाल रोशनी के संघनित बोल्ट दिखाई दिए। मौत के कीड़े नियो के आसपास घुसते ही मर गए। वह राक्षसों के हमले को अनदेखा करते हुए गिरता रहा। अचानक नियो को लगा जैसे उसका शरीर किसी सीमा से गुजर गया है। राक्षस ने उसका पीछा करना बंद कर दिया। आसपास में मौजूद मौत की मौजूदगी गायब हो गई और नियो को आखिरकार समझ में आ गया कि छेद से कोई क्यों नहीं निकल पाया। जीवन, पवित्र। वहां नीचे दो तत्व प्रचुर मात्रा में मौजूद थे। आपकायम, व्लेमप्य स्रोत। उसकी त्वचा फटने लगी क्योंकि उसके अपने विरोधी तत्व उसके शरीर में घुस गए। तकनीकी रूप से नियो मर चुका था। पवित्र तत्व और जीवन तत्व उसकी वर्तमान स्थिति में उसके लिए जहर थे। ये तत्व अंडरवर्ल्ड में क्यों मौजूद हैं? नियो जमीन पर गिरने ही वाला था। उसने अपनी तलवार दीवार में घुसा दी ताकि उसकी गति धीमी हो जाए। वह उचित ऊंचाई पर रुक गया। अगर वह अपनी मौजूदा स्थिति से गिर भी जाता तो कोई खतरा नहीं था। उसने तलवार निकाली और जमीन पर धड़ाम से गिरा। यहाँ गंदगी जैसा लग रहा है। नियो ने अपने शब्द चबाए। वह बीच में मौजूद झिलमिलाती झील की ओर चला गया। ये जीवन और पवित्र तत्व का स्रोत था। जो कोई भी छेद में गया होगा वह तत्वों द्वारा शुद्ध हो गया होगा। जब उसने झील के ऊपर तैरती हुई विशाल रक्त की बूंद को देखा तो उसका चेहरा मुड़ गया। ये वास्तव में एक बड़ी रक्त की बूंद है, जैसा उसने कहा था। उसने अपने बालों को बिखेरा। धिक्कार है, वह अभी भी अपने पूरे शरीर में चुभने वाला दर्द महसूस कर सकता था। रक्त की बूंद से मृत्यु की उपस्थिति झील से निकलने वाली पवित्र और जीवन की उपस्थिति से टकरा रही थी। वे उपस्थितियां उसके रक्त की उपस्थिति को दबा रही थीं और दबाए जाने पर वह वापस आ रही थी। यही कारण था कि नियो छेद के ऊपर से अपने रक्त की बूंद को महसूस नहीं कर सका। ये परेशानी वाली बात है। अगर वह रक्त को अवशोषित कर लेता तो जीवन और पवित्र तत्व पूरी तरह से मुक्त हो जाते। अभी वे उसके रक्त की बूंद को रोके हुए थे। जब रक्त की बूंद नियो को अप्रतिबंधित पवित्र और जीवन तत्व द्वारा शुद्ध और वाष्पीकृत किया जाएगा। अरे, ये चीजें यहाँ क्यों हैं? नियो जमीन पर क्रॉस लेग करके बैठ गया। शिकायत करके समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं था। मैं रक्त को अवशोषित करते ही अमर का उपयोग करके जीवित दुनिया में वापस आ जाऊंगा। उसने रक्त को अवशोषित करना शुरू कर दिया। आसपास के जीवन और पवित्र तत्वों की भारी मात्रा के कारण रक्त को दबाया जा रहा था। इसने प्रक्रिया को आसान बना दिया। नियो ने बड़बड़ाया। उसका दिव्य ऊर्जा भंडार भयावह गति से बढ़ने लगा। कुछ ही मिनटों में यह उसके मूल भंडार के आधे तक पहुंच गया। समय बीतने के साथ उसने अपना पिछला दिव्य ऊर्जा भंडार पुनः प्राप्त कर लिया। रक्त की बूंद अभी भी पूरी तरह से अवशोषित होने से बहुत दूर थी। नियो का दिव्य ऊर्जा भंडार लगातार बढ़ता रहा। दिव्य ऊर्जा से भरपूर रक्त के प्रवाह के बढ़ने के साथ उसकी नसें फूल गईं। 1 और 1 चौथाई, 1.5, 1 और 1 3 चौथाई, 2 बार। नियो का दिव्य ऊर्जा भंडार उसके मूल भंडार से 2 गुना बड़ा हो गया। रक्त की बूंद के छोटे होने के बाद जीवन तत्व और पवित्र तत्व नियंत्रण से बाहर होने लगे। उसका शरीर टूटकर धूल में बदल रहा था। नियो ने अपने ऊपर पवित्र और जीवन तत्वों के प्रभाव को कम करने के लिए मृत्यु और अंधकार की अपनी आभा को प्रकट किया। उसने जल्दी से रक्त की बूंद को अवशोषित कर लिया। 2.5, 3 बार, 3.5, 4 बार, 4.5, 5 बार। रक्त की बूंद का आधा हिस्सा गायब हो गया। नियो रक्त की बूंद में संग्रहित दिव्य ऊर्जा की मात्रा को देखकर हैरान रह गया। अगर बूंद मृत्यु के कुएं के अंदर नहीं होती तो यह अपने स्वामित्व के लिए राक्षसों के बीच युद्ध का कारण बनती। नियो की आधी भुजाएं टूटकर बिखर गई थीं। पवित्र और जीवन तत्व ने उसके घावों को फिर से जलाने से पहले उन्हें चीख किया। चीखों को दबाने के लिए नियो ने अपने होंठ काटे। 5 बार और 1 चौथाई, 5 बार और 1 आधा। नियो को एक नई समस्या का सामना करना पड़ा। उसका शरीर दिव्य ऊर्जा को अस्वीकार कर रहा था। ये बहुत भारी था। वह एक ओवरचार्ज बैटरी बन गया था और अधिक और वह फट जाएगा। नियो ने अपने दांत पीस लिए। यह मेरा खून है, लानत है, तुम्हारा मतलब है कि मैं इसे वापस नहीं ले सकता। उसने अपने सभी मंत्र सक्रिय कर दिए। उसकी मानसिक ऊर्जा तेजी से खत्म हो रही थी। उसकी नाक से खून टपक रहा था।
मंत्रों ने उसकी दिव्य ऊर्जा को कम कर दिया और अधिक के लिए जगह बनाई। 6 बार, 7 बार, 8 बार, 8 बार और आधा, 9 बार, 9 बार और आधा, 10 बार। नियो ने खून की बूंद को सोख लिया। उसने अमर का तेजी से इस्तेमाल किया और पवित्र और जीवन तत्वों द्वारा उसे कुचलने से पहले जीवित दुनिया में लौट आया। उसका शरीर ठीक हो गया। वह लड़खड़ा गया और कराहते हुए अपने घुटनों पर गिर गया। बहुत अधिक दिव्य ऊर्जा। उसके वर्तमान भंडार ग्रेड 3 या ग्रेड 2 मिथिक डेमिगॉड के बराबर थे। नियो ने ओशन एम्ब्रेस का इस्तेमाल किया, अपने आशीर्वाद को सक्रिय किया और लाल रोशनी के संघनित बोल्टों को भौतिक रूप दिया। 3 दिव्य ऊर्जा भारी तकनीकों का उपयोग करके बोझ कम किया, लेकिन यह मुश्किल से पर्याप्त था। नियो को पेट फूला हुआ महसूस हुआ। वह घुट गया। उसकी त्वचा बैंगनी हो गई क्योंकि उसकी रक्त वाहिकाएं फट गईं, दिव्य ऊर्जा को संभालने में असमर्थ। नियो ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसके नाखून उसकी त्वचा में धंस गए। उसने ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। अंधकार, भस्म हो जाओ। अंधकार एक फूल की तरह खिल गया। यह नियो की त्वचा पर रेंगता हुआ उसके शरीर में समा गया। उसने दिव्य ऊर्जा को भस्म कर दिया। अतिप्रवाहित शक्ति धीरे धीरे गायब हो गई और नियो आखिरकार सांस ले सका। हाँ, बकवास। मुझे लगभग लगा कि यह काम नहीं करेगा। नियो ने दिव्य ऊर्जा को तब तक भस्म किया जब तक कि उसके वर्तमान भंडार का केवल 1/4 हिस्सा ही नहीं रह गया। उसने अपनी दिव्य ऊर्जा को दबा कर रखा और जैसे ही वह 1/4 से अधिक हो गई, उसने उसे खा लिया। गुब्बारे की तरह फटने से बेहतर है कि मैं खुद पर एक सीमा लगा लूं। आखिरकार वह अपनी दिव्य ऊर्जा के भंडार के बारे में चिंता करना बंद कर सकता था। अब जब भी कोई लड़ाई होती तो वह अपनी दिव्य ऊर्जा के भंडार को सीमित करना बंद कर सकता था और इसे पूरी क्षमता तक वापस लाने के लिए एसेंस ब्रीथ स्पेल का उपयोग कर सकता था। उसके पास जितनी मात्रा थी, उसके पास दिव्य ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती, भले ही वह अपनी सभी तकनीकों का एक साथ इस्तेमाल करता। यह एक काम हो गया। नियो ने खुद को सिर हिलाया। भट्टी से निकलकर आग में। जब वह अंडरवर्ल्ड में वापस आएगा तो वह मौत के कुएं में जागेगा। शायद मुझे कुएं में प्रवेश करने में इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। उसने एक कड़वी मुस्कान छोड़ी। उसके शब्दों के बावजूद नियो ने दूसरा मौका मिलने पर भी ऐसा ही किया होता। इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि कोई और कुएं में प्रवेश करके रक्त की बूंद नहीं चुराएगा। पवित्र या जीवन तत्व वाली आत्मा वहां जीवित रह सकती है। पवित्र और जीवन तत्वों का विरोध करने के 2 तरीके हैं। या तो मृत्यु या अंधकार में मेरी महारत उच्च स्तर तक पहुंच जाती है, या मैं खुद पवित्र या जीवन तत्व को जागृत कर लेता हूं। उसने अपनी नाक के पुल की मालिश की। वहां नीचे पवित्र और जीवन के बीच भारी विरोध करने के लिए मुझे मृत्यु और अंधकार में विशेषज्ञ महारत हासिल करने की आवश्यकता होगी। मुझे नहीं पता कि इसमें कितना समय लगेगा। मेरी सबसे सुरक्षित शर्त बारबेटोस के प्रशिक्षण को पूरा करना और सिस्टम क्वेस्ट से पवित्र तत्व प्राप्त करना है। उसकी अभिव्यक्ति खराब हो गई। उसे अभी भी पता नहीं था कि चौथे परीक्षण को पास करने के लिए उसे खुद को कैसे पार करना होगा। मेरे जीवन को धिक्कार है। ये हमेशा से ही खराब से बदतर था। नियो ने उगते सूरज को देखा। उसने जम्हाई ली। मैं कक्षाएं शुरू होने से पहले थोड़ी झपकी लूंगा। दिन थका देने वाला था। उसे अपनी मानसिक ऊर्जा वापस पाने के लिए आराम की जरूरत थी। एक झपकी लेने के बाद नियो ध्यान कक्ष में गया। उसने कार्यालय का दरवाज़ा खटखटाया। प्रोफेसर डैनियल, क्या आप वहाँ हैं? दरवाज़ा खुला। नियो को बहुत आश्चर्य हुआ। एक युवा व्यक्ति जो लगभग 20 वर्ष का था ने कार्यालय का दरवाज़ा खोला। उसने अपना चश्मा ठीक किया और नियो को कड़ी नज़र से देखा। तुम फिर से? मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे समय तत्व को जगाने में तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। प्रोफेसर, मैं तुम्हारी भरपाई कर सकता हूँ। चले जाओ। नियो ने अपनी जीभ चटकाए। हालांकि वह नहीं गया। नियो ने प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत की थी। ये पद के साथ आने वाली शक्तियों का दुरुपयोग करना था। तुम मुझे पढ़ाओगे? तुमने क्या कहा? मैं शासक हूँ। मुझे दिए गए विशेषाधिकारों में से एक ये है कि मैं किसी भी प्रोफेसर से निजी पाठ के लिए कह सकता हूं और उन्हें तब तक पालन करना होगा जब तक कि कोई उचित कारण न हो। नियो की उम्मीदों के विपरीत प्रोफेसर डैनियल नाराज नहीं हुए। जब उन्होंने विशेषाधिकार के बारे में सुना तो वे भ्रमित होकर पलकें झपकाए। वह नियम कब जोड़ा गया? कुछ 100 साल पहले। ओह, प्रोफेसर डैनियल ने सोच समझकर कहा। मुझे याद नहीं कि पिछली बार जब मैंने अकादमी के नियमों की जांच की थी तब यह वहाँ था। सबसे पहले नोवल्फायम पियो पर पढ़ें। उसने सिर हिलाया। अगर ऐसा कोई नियम है तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन अभी नहीं। मैं इस समय व्यस्त हूँ। बाद में वापस आना। नियो ने दरवाजे को बंद होने से रोकने के लिए अपना पैर मारा। प्रोफेसर डैनियल ने भौहें सिकोड़ी। मुझे कितनी देर तक इंतजार करना चाहिए? नियो ने पूछा। जवाब देने के बजाय प्रोफेसर डैनियल ने नियो के पैर को घूरा। क्या आजकल छात्र ऐसे ही व्यवहार करते हैं? क्या उन्हें शिक्षकों के प्रति सम्मान की कोई अवधारणा नहीं है? मैं इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ।
लेकिन मेरा शेड्यूल बहुत व्यस्त है। मैं यहाँ पूरे दिन तुम्हारा काम पूरा होने का इंतज़ार नहीं कर सकता। प्रोफेसर डैनियल की आंखों ने नियो को सिर से पैर तक देखा। समय के जादूगर के लिए अधीरता कोई गुण नहीं है। उसने नियो को सख्त निगाहों से देखा। ये काम नहीं करेगा। तुम अभी जिस तरह से हो, तुम समय को जगा नहीं पाओगे। तुम बहुत अधीर हो। उसने सिर हिलाया। मैं तुम्हें अभी सिखाऊंगा, लेकिन तुम्हें पहले भुगतान करना होगा। मुझे कितने क्रेडिट का भुगतान करना होगा? मुझे क्रेडिट की ज़रूरत नहीं है। मुझे अपने धैर्य से भुगतान करें। यह आपके प्रशिक्षण के रूप में 2 गुना हो जाएगा। नियो का चेहरा सख्त हो गया। एक अशुभ पूर्वाभास उसके दिल में घुस गया। मैं अपने धैर्य से कैसे भुगतान करूंगा? जब तक मैं अपना कार्यालय नहीं छोड़ता, तब तक मेरे कार्यालय के बाहर रहो। यदि आप ऐसा कर सकते हैं, तो मैं आपके समय तत्व को जागृत करने में आपकी सहायता करूंगा। क्या आप ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैंने आपको दरवाज़ा बंद करने से रोका था? मैं ऐसा कुछ भी छोटा नहीं करूंगा। नियो हताश हो गया। क्या यहाँ हर कोई छोटा है? वह भुगतान से इनकार नहीं कर सकता था। ये वास्तविक था, भले ही यह उसे परेशान करने के लिए ही क्यों न हो। मुझे कैसे पता चलेगा कि आप पिछले दरवाजे से नहीं जाएंगे? मेरे कार्यालय में कोई पिछला दरवाज़ा नहीं है। क्या मैं जांच कर सकता हूँ? प्रोफेसर डैनियल को नियो का रवैया पसंद नहीं आया, लेकिन वह एक तरफ हट गया और उसे अंदर आने दिया। कार्यालय छोटा और आरामदायक था, जिसमें से भरपूर धूप अंदर आ रही थी खिड़की। नियो ने डार्कनेस का इस्तेमाल किया। उसने उसे कमरे को ढकने का आदेश दिया। डार्कनेस दराजों के बीच से घुस गया और दीवारों की दरारों में घुस गया। नियो ने कुछ मिनटों के बाद डार्कनेस को याद किया। उद्धरण चिन्ह ... कोई पिछला दरवाज़ा या कोई छिपा हुआ दरवाज़ा नहीं है। उसने भौहें सिकुड़ी। पहली बार जब मैं यहाँ आया था तो वह दफ्तर से गायब हो गया था। मुझे इस बात का यकीन है। अगर कोई पिछला दरवाज़ा नहीं है, तो क्या वह बाहर टेलीपोर्ट हुआ था? मेरे पास स्पेस एलिमेंट नहीं है। मैं टेलीपोर्ट नहीं कर सकता, प्रोफेसर डैनियल ने जवाब दिया, जैसे कि उसने उसके दिमाग को पढ़ लिया हो। चिंता मत करो, मैं कोई छोटी मोटी चाल नहीं चलूंगा। मैं अपने दफ्तर से सिर्फ सामने के दरवाजे से निकलूंगा। नियो ने सिर हिलाया। उसने प्रोफेसर डैनियल की मांग मान ली। वह दफ्तर के बाहर बेंच पर बैठ गया। शाम को अमेलिया और फेलिक्स उसे ढूंढने आए। तुम स्टूडेंट काउंसिल दफ्तर क्यों नहीं आए? अमेलिया ने पूछा। मैं प्रोफेसर के साथ व्यस्त हूँ। नियो ने उन्हें प्रोफेसर डैनियल के साथ अपने सौदे के बारे में बताया। मैं समझ गया। शुभकामनाएं, अमेलिया ने कहा। मैं छात्र परिषद के सदस्यों को सब कुछ समझा दूंगा। वे समझदार लोग हैं। अगर आप कुछ दिनों के लिए छात्र परिषद के काम से चूक जाते हैं तो उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। आपकी परेशानी के लिए धन्यवाद। वे चले गए। रात के दौरान नियो ने ऊबकर खुद को मार डाला, फिर अंडरवर्ल्ड में पहुंचते ही खुद को पुनर्जीवित कर लिया। उसे इम्मोर्टल के एक्सपी बढ़ने की सूचना मिली। मैं कम से कम इंतजार करते हुए अपनी ट्रेनिंग जारी रख सकता हूँ। जब समूह उसके पास आया तो रात के 10 बज रहे थे। तुम सब यहाँ क्यों हो? हमने सोचा कि हम तुम्हारे लिए रात का खाना लाएंगे। फिर हमने सोचा कि अगर तुम खाना खाओगे और दूसरा व्यक्ति तुम्हें घूरता रहेगा तो यह अजीब होगा। एक बात से दूसरी बात हुई और हम सब ने यहाँ साथ में खाना खाने का फैसला किया, जैक ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम लोग कब तक ऐसा करते रहोगे? जब तक तुम्हारी परीक्षा समाप्त नहीं हो जाती। नियो ने लगभग आह भरी। वह जिस दिव्य ऊर्जा को ग्रहण कर रहा था, उससे वह खुद को बनाए रख सकता था। हालांकि दूसरों के अच्छे इरादों को अस्वीकार करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। धन्यवाद। दिन नियो की अपेक्षा से ज़्यादा हंगामेदार था। फिर भी वह इनकार नहीं कर सका कि उसने इसका आनंद लिया। जब तक वह वहां रहा, उसके दोस्त उसके लिए खाना लाते रहे। समय बीतता गया। जल्द ही मध्यावधि परीक्षाएं शुरू हो गईं। नियो ने उन्हें छोड़ दिया। छात्र परिषद में होने के कारण वह इसे वहन कर सकता था। प्रोफेसर डैनियल के जाने का इंतजार करते हुए उन्होंने अपने अमर कौशल और मृत्यु और अंधकार तत्वों का प्रशिक्षण जारी रखा। दूसरा सेमेस्टर शुरू हुआ। नई टीमें बनाई गईं। जैक ने नियो द्वारा ये बताए जाने के बाद कि वह किसे आमंत्रित कर सकता है और अधिक सदस्यों की भर्ती की। उनकी टीम प्रसिद्ध थी और इसमें शामिल होने के इच्छुक छात्रों की कोई कमी नहीं थी। और समय बीतता गया। नियो अमर में 150/150 अनुभव तक पहुंच गया और ग्रेड 2 जागृत हो गया। वह मजबूत होता गया और मृत्यु और अंधकार पर उसकी महारत उसके जादू की महारत के साथ साथ बेहतर होती गई। कुछ महीने बाद नियो ने अपने गिरते ग्रेड के कारण शासक के रूप में अपना पद खो दिया। अकादमी में आने के बाद से उसने एक भी गतिविधि में भाग नहीं लिया था। भले ही छात्र परिषद ने उसे परीक्षा पास करने दिया हो, फिर भी उसे न्यूनतम ग्रेड मिले। दूसरा वर्ष शुरू हुआ। नियो अमेलिया के स्नातक समारोह में शामिल नहीं हो सका। उसे अब तक अकादमी से निकाल दिया जाना चाहिए था क्योंकि उसने कई अनिवार्य परीक्षाएं और कार्यक्रम छोड़ दिए थे। यह उसके भूतपूर्व शासक और विद्यार्थी परिषद के सदस्य होने के कारण ही संभव हुआ कि उसे निष्कासित नहीं किया गया।
M_V_Lemp_R पर अनुभव की कहानियाँ। नियो को यकीन था कि उसके निष्कासन को रोकने में एलिजाबेथ का भी हाथ था। और समय बीतता गया। जैक, आर्थर, फेलिक्स और अन्य नियो को प्रोफेसर डैनियल की परीक्षा छोड़ने के लिए कहने आए। उन्होंने उसे बताया कि वह अकादमी में अपना कीमती समय बर्बाद कर रहा है। नियो ने अपनी बात पर अड़ा रहा। समय तत्व महत्वपूर्ण था। ये वह शक्ति थी जो उसे सबसे मजबूत बनने में मदद कर सकती थी। वह इसके लिए अपने अकादमी जीवन का बलिदान करने के लिए तैयार था। नए प्रथम वर्ष के छात्र पागल शासक को देखने के लिए ध्यान कक्ष में जाने लगे, जिसने बिना किसी स्पष्ट कारण के सब कुछ छोड़ दिया था। समय बीतने के साथ नियो हंसी का पात्र बन गया, दिव्य शासक से पतित प्रतिभा तक। और समय बीतता गया, उसका अमर 200/200 अनुभव तक पहुंच गया और वह ग्रेड 1 जागृत हो गया। जैक एक दिन नियो से मिलने गया। वह सामान्य समय पर नहीं आया। वह अकेला था। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, उसकी निगाहें खाली थीं और ऐसा लग रहा था जैसे उसके आंसू खत्म हो गए हों। वह नियो के पास बैठ गया। हमें आपकी बात माननी चाहिए थी और मिशन को स्वीकार नहीं करना चाहिए था। जैसे ही उसने बात की, वह रोने लगा और दुबला हो गया। मंगल मर चुका है। नियो ने कुछ नहीं कहा। जब उसने सुना कि वे लेबिरिंथ एस रैंक मिशन को स्वीकार कर रहे हैं, तो उसे इसकी उम्मीद थी। हम कुछ नहीं कर सकते थे। हम मिनोटॉर के सामने असहाय थे। वह चीज़ मरेगी नहीं। यह अमर था। जैक की आवाज़ फट गई। वह नियो को मिशन रिपोर्ट देना जारी रखता है। माज ने पीछे रहने और हमें भागने के लिए समय खरीदने का फैसला किया। जैक टूट गया था। वह बहुत पहले ही माज से आगे निकल चुका था। फिर भी जब उसकी ज़रूरत थी तब वह असहाय था। उसने खुद को दोषी ठहराया। ये जैक की गलती नहीं थी, यह नियो की गलती थी। काश वह वहाँ होता। काश उसने अपनी स्वार्थी ज़रूरतों को छोड़ दिया होता और उनके साथ मिशन पर चला जाता। जैक ने अपने आंसू पोंछे। हम कल माज का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। हम शव बरामद नहीं कर सके। हम इसके बिना अंतिम संस्कार कर रहे हैं। M_V_Lemp_ के साथ जुड़े रहें। उसने नियो को अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए नहीं कहा था, लेकिन उसके इरादे साफ थे। नियो ने अपना सिर हिलाया। मुझे खेद है। मैं समझ गया। जैक के जाने के बाद नियो ने अपनी आंखें बंद कर लीं। भाड़ में जाओ। माज को अकादमी पर होने वाले बड़े पैमाने पर हमले में मरना था। वह दूसरों की रक्षा के लिए खुद को बलिदान कर देता, लेकिन नियो ने रहस्यमय जीव मालिक को नुकसान पहुंचाकर बहुत पहले ही हमले को रोक दिया। उसे लगा कि यह काफ़ी होगा। यह शापित भाग्य। नियो ने अपने होंठ काटे। वह जानता था कि यह माज की पसंद थी। माज ने खुद को बलिदान करने का कारण यह था कि माज जानता था कि वह अपने संविधान के कारण कुछ महीनों में मरने वाला था। हालांकि इस कारण से नियो के लिए अपने दोस्त की मृत्यु को स्वीकार करना आसान नहीं था। सब कुछ होने के बावजूद नियो का ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। मंगल को पुनर्जीवित करना। मंगल के व्यक्तित्व को जानते हुए वह पुनर्जीवित नहीं होना चाहेगा। नियो केवल अपना प्रशिक्षण जारी रख सकता था। और समय बीतता गया। यह नियो के स्नातक होने का दिन था। वह ध्यान कक्ष में रहा। नियो को कल सुबह अकादमी छोड़नी होगी क्योंकि स्नातक की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। सूरज शिखर पर पहुंच गया और कुछ घंटों में क्षितिज के पीछे छिप गया। उसने प्रोफेसर डैनियल का इंतजार किया जब तक कि सूरज फिर से उगना शुरू नहीं हो गया। तो उसने वास्तव में मुझे पढ़ाने की कभी योजना नहीं बनाई थी। वह खड़ा हुआ और जाने ही वाला था कि उसने 2 साल में पहली बार कार्यालय से आवाज़ें सुनी। तुम देर से आए हो। चुप रहो। दरवाज़ा खुला। प्रोफेसर डैनियल बाहर निकले और नियो को देखा। तुम अभी भी यहाँ हो। कितना समय बीत गया। उसने अपनी जेब घड़ी निकाली। उसका चेहरा सख्त हो गया। 2 साल। उसने अपना मुंह खोला और बंद कर लिया, अपने अगले शब्द बनाने में असमर्थ। अंत में उसने कुछ सेकंड के लिए पूछा, आप 2 साल से यहाँ हैं? हाँ। प्रोफेसर डैनियल के चेहरे पर अनगिनत बदलाव आए। सदमा, अविश्वास, दुख, स्वीकृति। उसने अपने चेहरे को दोनों हाथों से ढक लिया और आह भरी। अंदर आ जाओ। तुमने काफ़ी पैसे दे दिए हैं। दोनों कार्यालय में दाखिल हुए। प्रोफेसर डैनियल हेड सीट पर बैठे जबकि नियो टेबल के दूसरी तरफ बैठा। वह चुपचाप नियो को देखता रहा। क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? उद्धरण चिन्ह। जब नियो चुप रहा तो वह फूट फूट कर हंसा। सिर हिलाते हुए उसने सवाल बदल दिया। तुम समय तत्व को क्यों जगाना चाहते हो? 2 साल कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो एक सहज निर्णय पर बर्बाद कर दे, क्योंकि यह शक्तिशाली है। नियो के उत्तर ने प्रोफेसर डैनियल को आश्चर्यचकित कर दिया। शक्तिशाली है ना? क्या इसीलिए आप अंधकार का उपयोग करते हैं जबकि यह एक निषिद्ध तत्व है? हाँ। प्रोफेसर डैनियल ने अपनी भौहों को सहलाया। वह अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया और छत को घूरने लगा। उत्तर दिन की तरह स्पष्ट है, लेकिन मैं फिर भी सवाल पूछूंगा। क्या आप वाकई समय तत्व को जगाना चाहते हैं? यह एक कारण से 13 निषिद्ध तत्वों में से एक है।
मैं इसे जगाना चाहता हूँ। प्रोफेसर डैनियल ने अपनी टाई ढीली की और खड़े हो गए। ठीक है, मैं तुम्हें जगाने में मदद करूँगा। उन्होंने मेज़ के चारों ओर चक्कर लगाया और नियो के पीछे खड़े हो गए। किसी तत्व को जगाने के 3 तरीके हैं: प्राकृतिक जागृति, आघात जागृति और विसर्जन जागृति। उन्होंने आगे कहा, प्राकृतिक जागृति का अर्थ है अपने तत्व के स्वाभाविक रूप से जागने का इंतजार करना। आघात जागृति के साथ, हम नहीं जान पाएंगे कि आपके कौन से निष्क्रिय तत्व जागेंगे अगर वे जागते हैं। एकमात्र विकल्प बचा है विसर्जन जागृति। क्या आप जानते हैं कि यह कैसे काम करता है? प्रोफेसर डैनियल ने पूछा। तत्व का अनुभव करना। विसर्जन जागृति इसी तरह काम करती है। हम तत्व का अनुभव करते हैं और यह जागृति की संभावनाओं को बढ़ाता है, नियो ने उत्तर दिया। हाँ, ये सही है। जल तत्व को जगाने के लिए पानी में तैराएं, अग्नि तत्व को जगाने के लिए आग की गर्मी महसूस करें। यह विसर्जन जागरण है। हालांकि विसर्जन जागरण से जागने की संभावनाएं दयनीय रूप से कम हैं। उसने समझाना जारी रखा। नियो को बहुत सारी जानकारी पता थी, लेकिन सभी नहीं। उसने ध्यान से सुना। हिंसक विसर्जन से गुजरने से संभावनाएं बढ़ सकती हैं। जल तत्व को जगाने के लिए पानी में डूबो, अग्नि तत्व को जगाने के लिए खुद को जलाओ। तुम क्या कहना चाह रहे हो? नियो ने पूछा। तुम अपने पूरे जीवन में समय का अनुभव करते रहे हो। तुम पहले से ही विसर्जन जागरण से गुजर रहे हो। चूंकि यह काम नहीं कर रहा है, इसलिए तुम्हें हिंसक विसर्जन के माध्यम से समय का अनुभव करने की आवश्यकता है। उद्धरण चिन्ह ... लेकिन इससे तुम्हारी जान जा सकती है। ये ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूँ। आंकड़े। प्रोफेसर डैनियल ने आह भरी। क्या तुम्हें पानी से लगाव है? हाँ। अच्छा। उसने नियो की पीठ पर अपनी हथेली रखी। एक लॉटरी टिकट खरीदो, मैं इसे हर बार नहीं दोहराऊंगा, और अपने साथ एक पॉकेट वॉच रखो। जब आज का दिन आए तो मुझसे फिर मिलने के लिए यहाँ आओ। तुम क्या करते हो? मैं एक सप्ताह से शुरू करूंगा। इससे पहले कि मैं तुम्हें और पीछे भेजूं, तुम्हारा प्रतिरोध विकसित करना महत्वपूर्ण है। प्रोफेसर डैनियल ने उसे धक्का दिया। नियो पर एक अप्राकृतिक मात्रा में बल लगा। ऐसा लगा जैसे वह किसी बांध के बाड़ के दरवाजे के सामने खड़ा हो। बल इतना शक्तिशाली था कि उसे लगा कि उसकी आत्मा को उसके शरीर से बाहर धकेला जा रहा है। ये समय की नदी है। जाने मत दो वरना तुम बह जाओगे। अपने आप को संभालो, प्रवाह का विरोध करो। नियो ने वैसा ही किया जैसा प्रोफेसर की आवाज़ ने उसे बताया था। उसे ऐसा लगा जैसे कोई पत्थर किसी तेज दबाव वाली जलधारा के सामने गिरा हो। वह उसे नष्ट कर रहा था। अचानक सब कुछ रुक गया। नियो ने आंखें खोलीं और हड़बड़ाया। वह प्रोफेसर डैनियल के दफ्तर के बाहर था। उसने अपना उपकरण निकाला। हा, यह पागलपन है। ये काम करता है। ये कमाल का काम करता है। नियो 1 हफ्ते पहले वापस आ गया था। उसने इसे D7 दिवस कहने का फैसला किया क्योंकि वह D दिवस पर प्रोफेसर डैनियल से मिलने वाला था। अपने नथुनों से बहते खून को पोंछते हुए वह अपने कांपते अंगों को शांत करने के लिए बेंच पर बैठ गया। ये आंशिक क्षरण के दुष्परिणामों की तरह लग रहे हैं। क्षरण, यह मृत्यु के कई प्रकारों में से एक था जो समय के माध्यम से यात्रा करते समय हो सकता है। क्षरण से मृत्यु एक अस्तित्वगत मृत्यु थी। व्यक्ति का अस्तित्व समाप्त हो जाता था और कोई भी उसे याद नहीं रखता था। उनका अतीत, उनका वर्तमान, उनका भविष्य, सब कुछ मिट जाएगा। समय तत्व को संभालने से और भी कई तरह की मौतें हुईं। समय का खिसकना और अनुस्मरण कुछ ऐसे थे जो नियो को याद थे। मुझे लॉटरी टिकट और पॉकेट घड़ी खरीदनी चाहिए। नियो को इसके प्रभावों से उबरने में 2 घंटे लगे। वे पूरी तरह से गायब नहीं हुए। नियो को अभी भी ऐसा लग रहा था कि वह एक उच्च दबाव वाली पानी की धारा के सामने खड़ा है, लेकिन पहले के विपरीत ये प्रबंधनीय था। अरे, ऐसा लगता है कि मैं हमेशा ऐसा ही महसूस करता रहूंगा। नियो मध्यस्थता कक्ष से बाहर चला गया। वह पास के एक सुविधा स्टोर से एक पॉकेट घड़ी और एक लॉटरी टिकट लाया। मैं पॉकेट घड़ी की ज़रूरत समझ सकता हूं, लेकिन लॉटरी टिकट क्यों? भ्रमित होने के बावजूद उसने उन्हें अपनी जेब में रख लिया। लॉटरी का परिणाम D5 दिन पर आया। मैं हार गया। S1 D5 फा नंबर जीता, जबकि नियो ने A43 AFDS 3423 लाया था। यह अंकों की समान संख्या भी नहीं है। नियो ने अपनी जीभ चटकाए। मुझे पता है कि अगली बार कौन सा लॉटरी नंबर खरीदना है। नियो ने समय तत्व को नहीं जगाया था। उसे शायद कुछ और बार पीछे हटना होगा। प्रोफेसर डैनियल के साथ बैठक D0 दिन पर हुई। नियो ने दरवाजा खटखटाया। कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। उसने समय देखा। सुबह 5:03 बजे। क्या मुझे बस कार्यालय में प्रवेश करना चाहिए? उसने दरवाजा खोला। कोई समस्या नहीं थी क्योंकि प्रोफेसर डैनियल ने ही उसे बुलाया था। जगह खाली थी। नियो ने अपने होठों को आगे बढ़ाया। जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, वह है। मुझे याद नहीं है कि मैंने आपको बिना अनुमति के प्रवेश करने के लिए कहा था। नियो ने पलट कर देखा। प्रोफेसर डैनियल वहीं खड़े थे।
वह पीला दिख रहा था। जब तक मैं दरवाज़ा न खोलूं, मेरे दफ्तर में कभी मत आना। वह नियो की ओर चला गया। तुम्हें कैसा लगा? समय तत्व जागृत हुआ। मुझे नहीं लगता। लॉटरी के बारे में क्या? मैं हार गया। प्रोफेसर डैनियल ने सिर हिलाया। अगली बार जीतने वाला नंबर खरीदो। यह आसान होना चाहिए क्योंकि तुमने इसे इस बार देखा है। इस सप्ताह के दौरान तुमने और क्या किया? प्रशिक्षण के अलावा कुछ भी सार्थक नहीं। नियो ने उत्तर दिया, उलझन में कि डैनियल ने उससे इस बारे में क्यों पूछा। क्या तुम अपने दोस्तों या किसी और से मिले जिसे तुम जानते हो? नहीं, प्रोफेसर डैनियल ने भौहें सिकोड़ी। तुम्हें समय का अनुभव करने की ज़रूरत है। समय की धारा के विपरीत तैरना एक तरीका है, लेकिन एक ही समय अवधि में अलग अलग काम करना दूसरा तरीका है। तुमने पहले ही कुछ भी नहीं किया है। इस बार कुछ करो, उसने आगे कहा, और जैसे ही तुम्हें आवाज़ें सुनाई दें मुझे सूचित करना। आवाज़ें? अंधेरे की आवाज़ें? नहीं, वे नहीं। उसने अपना सिर हिलाया। समय में खोई आवाज़ें अलग होती हैं। जब तुम उन्हें सुनोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। जब तुम उन आवाज़ों को सुनोगे तो मुझे जल्द से जल्द सूचित करना। समझ गया। नियो को कुछ और बातें समझाने के बाद प्रोफेसर डैनियल ने नियो की पीठ पर अपना हाथ रखा। मैं तुम्हें फिर से एक सप्ताह अतीत में भेजूंगा। क्या तुम मुझे और पीछे नहीं भेज सकते? नहीं, तुम नष्ट हो जाओगे। उसने धक्का दिया। नियो को बांध के बार द्वार के सामने खड़े होने का एहसास हुआ। उसने प्रतिरोध करने की कोशिश की। वह प्रचंड धारा के सामने हारने लगा। इससे पहले कि वह फिसलता, उस पर पड़ने वाला प्रचंड बल गायब हो गया। उसने अपनी आंखें खोली और अपने उपकरण की जांच की। D7 दिन। नियो ने पॉकेट घड़ी और जीतने वाली लॉटरी टिकट खरीदी। D5 दिन पर उसे लॉटरी का परिणाम मिला। क्या यह अलग है? लेखक नोट: पिछले अध्याय में एक टाइपो है। कहा गया था कि टाइम स्लिपिंग और अनरिमेम्ब्रेंस टाइम डेथ के कई प्रकारों में से दो हैं। हालांकि इसे अनरिमेम्ब्रेंस के बजाय रिमेम्ब्रेंस होना चाहिए था। अल्पविराम डॉट। नियो ने भौहें सिकोड़ी। इस दौर में आज तक उसके सभी कार्य वही थे जो उसने पिछले रिग्रेशन में किए थे। वह बटरी इफेक्ट से सावधान था और उसने सुनिश्चित किया कि वह कुछ भी अलग न करे। यह संभव नहीं हो सकता। मुझे यकीन है कि मैंने कुछ भी अलग नहीं किया। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि यह बटरफ्लाई इफेक्ट का परिणाम हो। तो फिर कैसे? अचानक एक आवाज़ ने उससे बात की। ये भाग्य का तंत्र है। जब भी आप समय के माध्यम से यात्रा करते हैं तो भाग्य आपको समयरेखा बदलने से रोकने के लिए हस्तक्षेप करेगा। नियो ने तेजी से अपना सिर घुमाया। उसके आसपास कोई नहीं था। वह प्रोफेसर डैनियल की आवाज़ थी। उसका चेहरा सख्त हो गया। स्मरण के लक्षण पहले ही शुरू हो चुके हैं। समय की आवाज़ें सुनने की क्षमता को स्मरण कहा जाता है। प्रोफेसर डैनियल के सामने नियो ने अनजान बनने का नाटक किया था, लेकिन वह समय की मृत्यु के बारे में जानता था। मेरे पास ज़्यादा समय नहीं बचा है क्योंकि लक्षण पहले ही शुरू हो चुके हैं। मुझे अपने समय तत्व को जल्दी से जगाने की ज़रूरत है, नहीं तो मैं समय में खो जाऊंगा। वह स्नातक समारोह में शामिल हुआ। जब उसके दोस्तों ने उसे देखा तो वे हैरान रह गए। नियो, क्या ये वाकई तुम हो? जैक ने पूछा। हाँ, मैं वापस आ गया हूँ। प्रोफेसर डैनियल के बारे में क्या? वह पढ़ाने के लिए सहमत हो गया। उसके शब्द पूरे होने से पहले ही आथा और फेलिक्स ने उसे घेर लिया। वे हंसते रोते गले मिले। नियो मुस्कुराया। वह 2 साल से उनसे दूर था, फिर भी उन्होंने उसके साथ हमेशा की तरह ही व्यवहार किया। समारोह बिना किसी घटना के समाप्त हो गया। नियो को कोई मानद उल्लेख नहीं मिला। हालांकि वह समारोह का मुख्य आकर्षण था, बस अच्छे तरीके से नहीं। आथा, फेलिक्स, जैक, नियो और नाथन ने शाम को एक पार्टी की। उन्होंने नियो को अपने अकादमी जीवन के बारे में बताया। उसने चेहरे पर मुस्कान के साथ उनकी बातें सुनी। D0 दिन का इंतजार करते हुए नियो ने अपनी स्थिति की जांच की। नियो हारग्रेव्स। रैंक ग्रेड 1 जागृत। दिव्य ऊर्जा शुद्धता ग्रेड 3 मिथिक। आंकड़े: शक्ति 77, गति 81, निपुणता 76, संविधान 69, भाग्य 0, आत्मीयता मृत्यु, छाया अंधकार 0, जल समय। जादुई मंत्र नेक्रोटिक टच महासागर का आलिंगन सार श्वास। रक्तरेखा मृत्यु का सम्राट। अद्वितीय कौशल मृत्यु अमर। खोज बारबाटोस का प्रशिक्षण पूरा करें भाग 1। प्रशिक्षण पूरा हुआ 3/5। नियो ने अपने होंठ सिकोड़े। आंकड़ों ने उसके प्रतिगमन को आगे बढ़ाया। प्रोफेसर डैनियल को समय के मामले में उच्च स्तरीय महारत हासिल होनी चाहिए अगर वे मुझे मेरे आंकड़े और रैंक बनाए रखने दे सकते हैं। यह अजीब है कि मैंने उनके बारे में कभी नहीं पढ़ा। अगले दिन नियो ने प्रोफेसर डैनियल के दफ्तर का दौरा किया। अंदर आओ। दोनों मेज के दूसरी तरफ बैठे। क्या तुमने लॉटरी जीती? मैंने नहीं जीती। प्रोफेसर डैनियल को थोड़ा आश्चर्य हुआ। तुम पहले ही हार गए। तुम्हारा भाग्य कितना कम है।
यहाँ तक कि 2 या 3 भाग्य वाले लोग भी कुछ लॉटरी जीत सकते हैं, जब तक कि भाग्य उनके साथ हस्तक्षेप न करे। ये काफ़ी कम है। प्रोफेसर डैनियल ने नियो से उसके भाग्य के आंकड़े के सटीक मूल्य के बारे में नहीं पूछा, क्योंकि नियो ने सवाल टाल दिया था। उन्होंने आगे कहा, यही कारण था कि मैंने तुम्हें लॉटरी टिकट खरीदने के लिए कहा था। सिर्फ इसलिए कि आप समय में वापस जा सकते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप अजेय हैं। भाग्य का हस्तक्षेप हमारे जैसे समय यात्रियों के सामने आने वाली कई बाधाओं में से एक है। प्रोफेसर डैनियल ने बोलना बंद कर दिया जब उन्हें एहसास हुआ कि नियो हैरान नहीं है। उन्होंने सावधानी से पूछा, क्या आप पहले से ही भाग्य के बारे में जानते थे? मैंने इसके बारे में सुना है। किससे? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। नियो की चुप्पी ने प्रोफेसर डैनियल के सवाल का जवाब दिया। प्रोफेसर डैनियल धीरे धीरे सीधे बैठ गए। उनकी आंखें उग्र हो गईं और उन्होंने नियो को बाज की तरह घूरते हुए देखा। समय की आवाज़ों ने आपको भाग्य के हस्तक्षेप के बारे में बताया? हाँ। अरे, पहले से ही क्यों? प्रोफेसर डैनियल ने मेज पर मुक्का मारा। वे खड़े हो गए। मूल योजना ये थी कि आपको धीरे धीरे समय के साथ समायोजित होने दिया जाए और प्रत्येक प्रयास के साथ आपको अतीत में वापस भेजा जाए। लेकिन हमारे पास वह सुविधा नहीं है। मैं तुम्हें उतना ही फेंकूंगा जितना तुम्हारा शरीर संभाल सकता है। इससे तुम पर बहुत दबाव पड़ेगा और तुम्हारे जागने की संभावना बढ़ जाएगी। नियो ने सिर हिलाया। प्रोफेसर डैनियल ने नियो की पीठ पर हाथ रखा। मैं इसे फिर से कहूंगा, जब समय की नदी तुम्हें बहा ले जाने की कोशिश करे तो बहाव का विरोध करो। खुद को फिसलने से रोकने के लिए कुछ भी करो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो नदी तुम्हें डुबा देगी। प्रोफेसर डैनियल ने धक्का दिया। नियो को लगा कि 1 गैलन पानी उसके ऊपर टूट पड़ा है। वह लड़खड़ा गया। शक्तिशाली धारा उसे नष्ट करने लगी। उसने अपने दांत पीस लिए और खुद को संभालने की कोशिश की। नियो यह नहीं बता पाया कि वह एक पल के लिए या 1 महीने के लिए प्रवाह के विरुद्ध तैर रहा था। नदी का तेज प्रवाह अचानक गायब हो गया। नियो अपने घुटनों पर गिर गया, हौंफते हुए, अपने दिल को पकड़ते हुए। उसने अपना उपकरण चेक किया। D250 दिन। ड्रग। उसके गले से खून में पित्त रस मिला हुआ निकला। नियो ने आस्तीन से अपना मुंह पोंछा। वह कांप रहा था, सांस फूल रही थी। अचानक एक और शक्तिशाली बल ने नियो को मारा। उसने विरोध करने की कोशिश की और वह फिसल गया। नियो को लगा कि वह बह रहा है। वह डूब रहा था। उसने विरोध करने की कोशिश की। उसका शरीर और आत्मा सीमा तक तनावग्रस्त थे। शक्तिशाली धारा गायब हो गई और नियो प्रोफेसर डैनियल के कार्यालय के बाहर गलियारे में फिर से प्रकट हुआ। उसने दीवार का सहारा लिया। आज क्या तारीख है? उसकी आवाज़ फट गई। उसकी आंखों के नीचे घने काले घेरे और उसका पीला, पतला चेहरा उसे कुपोषित दिखा रहा था। D150 दिन। नियो ने अपने होंठ काटे। मेरा समय 90 दिन आगे खिसक गया। D240 से D150 पर। उसने समय यात्रा के दुष्परिणामों को दबाने की कोशिश की जब अचानक उसने एक चिल्लाहट सुनी। नियो। जैक अपने हाथों में रात का खाना लेकर उसके पास गया। अब नियो के लिए रात का खाना लाने की बारी उसकी थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि नियो को इस तरह से सामान्य दिनचर्या में देखा जाएगा। तुम्हें क्या हो रहा है? उसने जल्दी से अपना डिवाइस निकाला और मेडिकल वार्ड से संपर्क किया। जैक किसी को कॉल कर पाता उससे पहले ही नियो ने कॉल काट दिया। चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तुम्हारा ट्रेनिंग से क्या मतलब है? तुम ऐसे लग रहे हो जैसे तुम मरने वाले हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नियो ने अपना पेट उचका दिया। जब जैक ने उल्टी में खून मिला हुआ देखा तो उसका चेहरा और भी खराब हो गया। उसने नियो को बैठने में मदद की। गहरी सांस लो, अंदर और बाहर, अंदर और बाहर। जब नियो ने उसकी सलाह मानी तो जैक ने अपने साथ लाया हुआ डिन खोला और उसे पानी दिया। उसने नियो की पीठ पर मालिश की। अब तुम्हें कैसा लग रहा है? अब सब ठीक है। नियो ने पानी पिया और सिर हिलाया। धन्यवाद। उसकी हालत देखकर जैक ने अपना मुंह खोला और बंद किया। ये तय नहीं कर पा रहा था कि उसे अपनी बात कहनी चाहिए या नहीं। क्या है? नियो ने सांस फूलने के बावजूद पूछा। तुम्हें रुक जाना चाहिए। मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, लेकिन ये प्रशिक्षण नहीं है। तुम बस खुद को मार रहे हो। चिंता मत करो, मैं अमर हूँ। जब जैक का चेहरा विकृत हो गया तो नियो ने हंसने की कोशिश की। मैंने तुमसे कहा था कि मैं हेड्स की तरह हूँ। मुझे मारने के लिए मौत काफ़ी नहीं है। लेकिन चलो चलते हैं। जैक की बात काटते हुए नियो खड़ा हो गया। जैक की आंखें चौड़ी हो गईं। तुम हॉल छोड़ रहे हो? हाँ, प्रोफेसर मुझे पढ़ाने के लिए सहमत हो गए हैं। मुझे अब यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है। जैक को राहत की अनुभूति हुई। दोनों सेराफिम हॉल में लौट आए। जैक को नियो को चलने में मदद करने के लिए सहारा देना पड़ा। दोनों नियो के छात्रावास के कमरे में प्रवेश कर गए। नियो ने भौहें सिकोड़ लीं जब उसने अंदर कई लोगों की मौजूदगी महसूस की। मैं पेशाब करने जा रहा हूँ। बाद में मिलते हैं। जैक ने खिसकने की कोशिश की।
लेकिन नियो ने उसका कंधा पकड़ लिया। क्या तुमने उन्हें मेरी हालत के बारे में बताया? नहीं, जवाब देने से पहले मेरी आंखों में देखो। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हाँ, मैंने उन्हें मैसेज किया और बताया कि मैं तुम्हें लेकर आ रहा हूँ। नियो ने अपनी नाक के पुल को सहलाया। अंदर कदम रखने से पहले उसे सिरदर्द का एहसास हो गया। नियो, तुम वापस आ गए। नाथन, आथा और फेलिक्स हॉल में बाहर आए। उन्होंने उसे घेर लिया और उसके स्वास्थ्य के बारे में सवाल पूछे और पूछा कि वह आधा मरा हुआ क्यों दिख रहा है। नियो ने उन्हें खाली नज़र से देखा। वह आराम करना चाहता था, लेकिन वे चुप नहीं हुए। अपनी नज़रें बदलते हुए उसने जैक को देखा। मुझे आश्चर्य होने लगा है कि क्या इस आदमी को बचाना सही फैसला था। जोरदार भोजन के बाद नियो ने आखिरकार सोचा कि वह तब तक आराम कर सकता है जब तक कि उसे एक और धमाकेदार झटका न लग जाए। तुम लोग यहाँ सोने जा रहे हो? हाँ, क्या ये ठीक नहीं है? फेलिक्स ने पिल्ला जैसी आंखों से नियो को देखा। नहीं, ये ठीक नहीं है। बाहर निकलो। लेकिन हम तुम्हारे बारे में चिंतित हैं। तुम अचानक पतले हो गए और आज खून की उल्टी करने लगे। क्या होगा अगर यह फिर से हुआ? नियो ने उसे एक उदासीन नज़र से देखा। फेलिक्स ने जैक को एक तरफ से देखा, सहायता के लिए कहा, लेकिन जब नियो ने उसकी ओर देखा तो जैक ने दूसरी तरफ देखा। बहुत कृपा करें। फेलिक्स ने उसे मनाना जारी रखा। नियो ने अपनी जीभ चटकाए। जो भी हो, लेकिन मेरे कमरे में कोई भी मेरे साथ नहीं सोएगा। अगली सुबह नियो शोर से जाग गया। उसने देखा कि हर कोई जल्दी में था। तुम लोगों को क्या हो रहा है? आज से हमारी मिड टर्म परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। अरे, कल जो कुछ हुआ उसके कारण मैं उन्हें भूल गया। जैक चादर की तरह पीला पड़ गया था। आथा कहीं नजर नहीं आ रहा था। वह शायद सुबह की सैर पर था, परीक्षा की तैयारी करके। नेथन 7वीं बार सब कुछ दोहराते हुए बेतुकी बातें कर रहा था। फेलिक्स, हालांकि तैयार था, जैक की मदद कर रहा था, क्योंकि जैक ने कुछ भी तैयार नहीं किया था। जमहाई, मैं भी आऊँगा, नियो ने कहा। हाँ, क्या तुमने कुछ पढ़ा है? फेलिक्स ने पूछा।